अगर पार्ट 1 देख लिया है तो पार्ट 2 इस टाइम स्टैम्प पर है। जब भी हमारी इस कहानी का हीरो सोरा मुकुजिमा सोता है, वह हमेशा अपने आप को एक अजीब सपने की दुनिया में पाता है, जहां सिर्फ धुआं और टूटा फूटा डंजन है। ये दुनिया बिल्कुल सुनसान लगती है, कोई जीव जंतु नहीं, या शायद पहली नजर में ऐसा ही लगता है। उसे एक मिस्टीरियस माचो बंदा दिखता है जो बिल्कुल वॉलमार्ट का ज्यूस जैसा लगता है। इस अजीब दुनिया के बीच में खड़ा उसे घूर रहा है। वह बंदा सीधे सोरा से बात करता है, कुछ बकवास सी बातें करता है और कहता है कि वह उसका अबिस के किनारे पर इंतजार करेगा। सोरा को इस बंदे की अजीब बातें समझ नहीं आती। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह अपने बिस्तर पर जाग जाता है। उसका चेहरा पसीने से भीग रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है। जब वह अपनी सुबह की रूटीन से ताज़ा हो रहा होता है, उसका बाप नहाने के बाद बाथरूम से निकल आता है और अपने बेटे को ऐसे प्यार करता है जैसे वह अब भी 12 साल का हो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात सोरा के परिवार के बारे में करते हैं। 3 साल पहले उसके भाई ने एसडीएफ ज्वाइन की और सोरा भी फ्यूचर में एसडीएफ ज्वाइन करने का प्लान बना रहा है। लेकिन एसडीएफ ज्वाइन करने के बाद उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। उसका बाप एक बिल्कुल नॉन सीरियस आदमी है जिसे मजाक करना सबसे ज्यादा पसंद है, जबकि उसकी माँ नेचुरली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वह भी उनसे उतना ही प्यार करती है। सोरा को अपनी जिंदगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वह बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी दुनिया के खत्म होने तक आराम से जी सकता है। खैर, नरेटर के तौर पर लगता है मैंने जल्दी ही ये सब बोल दिया, क्योंकि दुनिया सचमुच खत्म होने वाली है। इन बड़े बड़े टावर्स के आने से दुनिया तबाह होने के करीब है, जो इतने ऊंचे हैं कि आसमान को छू रहे हैं। इन टावर्स को देखकर सोरा को ऐसा लगता है जैसे उसने ये सब कहीं पहले से देख रखा है, जैसे ये उसके सपनों से जुड़े हुए हैं। ये टावर्स धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में हर जगह तबाही मचा रहे हैं। उसका परिवार उसके भाई से कांटेक्ट खो चुका होता है जो एसडीएफ में काम कर रहा था, और जब टावर्स की गिनती 20 तक पहुंचती है तो टीवी ब्रॉडकास्ट भी बंद हो जाते हैं और रेडियो भी मुश्किल से चलता है। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सबको इवैक्यूएशन शेल्टर्स में जाने का ऑर्डर दिया जाता है। अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और सोरा के माँ बाप भी अपने बैग पैक करने लग जाते हैं। जाने से पहले वे अपने एसडीएफ में काम करने वाले बेटे के लिए एक नोट छोड़ते हैं, ताकि अगर वह घर वापस आए तो कम से कम उसे पता तो चले। माँ बाप इवैक्यूएशन शेल्टर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही सोरा और उसका परिवार जिम्नेजियम के टेम्पररी इवैक्यूएशन शेल्टर में पहुंचता है तो वे देखते हैं कि इवैक्यूएशन शेल्टर पहले से रेफ्यूजीज से भरा हुआ है, जिनके पास घर के नाम पर कुछ नहीं बचा। उनके चेहरों पर मायूसी साफ दिखती है। लेकिन ऐसी जिंदगी और मौत की सिचुएशन में भी अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी गंदी आदतों से मजबूर हैं। वो वहां पर सब सर्वाइवर्स को तंग कर रहे हैं और वीक लोगों को छेड़ रहे हैं। तभी उनमें से एक हरामखोर एक बच्चे से उसकी पूरे दिन की एक ही रोटी छीन लेता है। जब बच्चा अपनी रोटी वापस लेने के लिए बोलने की कोशिश करता है तो वो चोर उस बच्चे के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। डर में मरे कोई भी इस चोर के खिलाफ खड़ा नहीं होता, जिसने न सिर्फ रोटी चुराई है बल्कि उस बेचारे बच्चे को मेंटली टॉर्चर भी किया है। आखिर में ये सब देखते हुए सोरा का बाप आगे बढ़ता है और इस हरामखोर को रोकता है, लेकिन वो जेनजी का चापरी चोर बस सोरा के बाप का मजाक उड़ाता है और अपनी हद से इतना आगे बढ़ जाता है कि सोरा के बाप को एक मुक्का भी मार देता है। लेकिन तभी सोरा का बाप उसके बदले में उस कमीने को एक जोरदार लात मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो एक बेचारे की तरह जमीन पर गिरा है। उस जैसे लोग यही डिजर्व करते हैं। सोरा का बाप जल्दी से रोटी उस बच्चे को वापस देता है और उस चोर को नफरत भरी नजर से देखता है। वो चोर खड़ा होता है और समझ जाता है कि सोरा के बाप से पंगा लेना उसे महंगा पड़ सकता है, इसलिए वो अपनी बची कुची इज्जत के साथ वहां से चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे सोरा का इस हरामखोर के साथ पहले से कुछ पुराना लिंक है। उसका नाम अजिका गावा है। वो एक घटिया आदमी है और वो पूरा दिन अपने साथी गुंडों के साथ सोरा को जलील करने में लगा रहता था। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और एक इमरजेंसी रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में शेल्टर में सबको ऑर्डर दिया जाता है कि वो सब यहाँ से बाहर निकलकर बाहर खड़ी ट्रक में चढ़ जाएं। इस ऑर्डर का रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन सिपाही का कहना है कि सबके लिए बेहतर यही है कि वो इसे फॉलो करें। कुछ लोगों को लगता है कि दाल में कुछ काला है और वो लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। वो सब लड़ने लग जाते हैं और उस ऑर्डर के खिलाफ एक्शन लेने लग जाते हैं। अचानक से कोई दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लग जाता है। सोरा को दिल से पता है कि अब कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए वो अपने माँ बाप को धक्का देकर वहां से भगाने की कोशिश करता है। तभी वो सिपाही जो ऑर्डर लेकर आया था उन सब की हेल्प करने के लिए पूरी पावर से दरवाजा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उन मॉन्स्टर्स के सामने वो अकेला बंदा इतना पावरफुल नहीं है। मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक करते हैं और दरवाजे के साथ साथ उस सिपाही को भी उड़ा देते हैं। मॉन्स्टर्स को देखते ही जितने कमीने प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सबको एकदम शॉक लगता है और वो सब अपनी जान बचाने के लिए एग्जिट की तरफ भागते हैं। सोरा और उसके माँ बाप भी भागने लगते हैं, लेकिन सोरा अपने माँ बाप की स्पीड मैच नहीं कर पाता और पीछे रह जाता है और बाकी सब लोग बाहर खड़ी ट्रक की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर में सब लोग ट्रक में चढ़ जाते हैं और सारे ट्रक भर जाते हैं। जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए ट्रक में कोई जगह नहीं बचती और सोरा भी उन अनलकी लोगों में से एक बन जाता है जो ट्रक में आगे नहीं जा सके और पीछे रह जाते हैं।
तभी उसका बाप उसका हाथ पकड़ता है और उसे ट्रक में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे खड़े वो कमीने हरामखोर उसके बेटे को अंदर लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि और लोगों के लिए जगह नहीं बची। ये देखते हुए आखिर में सोरा दूसरे ट्रक में चढ़ने का फैसला करता है और उसके माँ बाप उसकी फिक्र में दूसरे ट्रक में रह जाते हैं। वो बाकी ट्रक्स की तरफ जाता है, लेकिन ज्यादातर ट्रक्स पहले से ही भर चुके हैं, सिवाय एक आखिरी ट्रक के जो लाइन में खड़ा हुआ है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही एक खतरनाक मॉन्स्टर तेजी से भागकर बाहर निकल आता है, लेकिन फिर भी सोरा डरने के बजाय तेजी से उस चलते हुए ट्रक से चिपक जाता है। तभी उसे ऊपर खींचने के लिए कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि उसके दुश्मन एजी कगावा का है, जो सोरा को ऐसे देख रहा है जैसे कोई हरामी हंटर अपने बेबस शिकार को देख रहा हो। सोरा को अंदर खींचने के बजाय वो कमीना उसे ट्रक से धक्का दे देता है। सोरा जमीन पर गिर जाता है और भागते हुए दूसरे सर्वाइवर्स के पैरों तले कुचला जाता है, जो ट्रक की राइड पकड़ने के लिए तड़प रहे होते हैं। वो दर्द के मारे वहीं लेट जाता है, एकदम किसी वीकलिंग की तरह। वो हेल्प के लिए आवाज लगाता है ताकि कोई उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। लकीली उसकी दुआ जल्दी सुन ली जाती है और तभी उसके सपने वाला डिस्काउंट ज्यूस उसके सामने आ जाता है। वो दाढ़ी वाला बंदा फिर से वही अजीब बातें करता है। वो कहता है कि वो सोरा के लिए अबिस के किनारे पर वेट कर रहा है, और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है सोरा का आसपास सब बदल जाता है और वो बिल्कुल एक अलग दुनिया में चला जाता है। अचानक एक गॉब्लिन अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी से सोरा पर एक खतरनाक वार करता है, जिससे सोरा बलबल बच जाता है। वो गॉब्लिन अपनी कुल्हाड़ी को फिर से सोरा की तरफ फेंकता है और एक बार फिर सोरा मुश्किल से इस जानलेवा वार से बच जाता है, लेकिन वो एक्स इतने पास से गुजरती है कि उसे एक छोटी सी चोट लग जाती है। ये गॉब्लिन एक मिशन पर लगा हुआ है और बार बार सोरा को अपनी कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है। सोरा की जिंदगी पहले से ही प्रॉब्लम से भरी हुई थी और अब इस अजीब सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आज का दिन ही उसके लिए खराब था। पहले वो बड़ा सा टावर जो अचानक से निकल आया और उनकी पीसफुल जिंदगी में तबाही मचा दी, फिर वो बदमाश आदमी जिसने उसे ट्रक से फेंक दिया, और फिर वो मिस्टीरियस दाढ़ी वाला पागल जो हमेशा अपनी बकवास लाइन्स से सोरा को पागल करता रहता है और कब से सस्पेंस बना रहा है। और अब ये गॉब्लिन जो पूरी तरह से सोरा का सिर के 2 टुकड़े करने पर तुला हुआ है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, वो और ये सब नहीं होने देगा। तभी सोरा उस पत्थर को पकड़ता है जिसे वो कब से देख रहा था और इस गंदे गॉब्लिन पर पूरी पावर से अटैक करता है। तभी सोरा अचानक गॉब्लिन के सीने पर एक लेटर मार्क देखता है। उसे लगता है शायद यह उस गॉब्लिन का रैंक दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो गॉब्लिन को मारता है तो कोई क्रिस्टल जैसी चीज उसके सीने से निकलने लगती है। वो क्रिस्टल सीधा उसके सीने को टारगेट करता है और अचानक उसके जिस्म के अंदर घुस जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो क्रिस्टल उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, और तो और थोड़ी देर पहले उसे गॉब्लिन की वजह से जो चोट लगी थी वो भी भरने लगती है। बस इतना ही नहीं, उसे अपने अंदर एक नई पावर फील होती है। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और उसे जल्द ही समझ आ जाती है कि उसने एक मिशन पूरा करने के बाद बेसिकली लेवल अप कर लिया। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम्स की तरह है। उसके बाद वो गॉब्लिन की कुल्हाड़ी उठाता है और फैसला करता है कि वो पहले उस सारे एरिया को क्लियर करेगा ताकि इन छोटे छोटे हरामखोरों का झुंड अचानक अटैक न कर दे। काफी देर गुजर जाती है, लेकिन सोरा को पूरा चक्कर लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। हैरानी की बात है कि वहाँ सचमुच कुछ भी नहीं है। इस न्यू दुनिया में जहाँ वो अचानक आया है वहाँ बस एक तैरता हुआ आइलैंड है जिसमें टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं। वहाँ कुछ सीढ़ियाँ भी हैं जो नीचे जाती हैं। सोरा सोचता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो आखिर में इन खतरनाक सीढ़ियों से उतरना शुरू करता है। वो बहुत आराम से कदम रख रहा होता है, क्योंकि अगर उसने एक भी गलत कदम रखा तो वो तेजी से गिर जाएगा। नॉर्मली गेम्स में तो ऐसी जगह मॉन्स्टर की टेरिटरी होती है और अगर वहाँ पर प्लेयर गिर जाए तो वो रिस्पॉन हो जाता है। लेकिन सोरा को अभी भी शक है और वो अभी जंप करके टेस्ट नहीं करने वाला। ये ना हो कि उसका गेम सचमुच खत्म हो जाए। थोड़ी देर में वो इन भयानक सीढ़ियों से गुजर जाता है और एक एंट्रेंस पर पहुंचता है जो इस फ्लोटिंग आइलैंड के और डीप हिस्से में जाता है। सोरा हर स्टेप सोच समझ कर रखता है। जैसे ही वो सेंट्रल एरिया में पहुंचता है उसे एक टूमस्टोन दिखता है और वो सारा एरिया एक फायर टॉर्च की वजह से ग्लो कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो टूमस्टोन पर लिखी अजीब सी भाषा को समझ सकता है, भले ही ये भाषा उसके लिए बिल्कुल एलियन हो। लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद सोरा को पता चलता है कि उसे फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करने हैं, तभी वो इस एबिस से बाहर निकलने का रास्ता देख सकता है। उस पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि जो मॉन्स्टर उसने अभी हराया है वो तो बिल्कुल वीक था। अगर उसे ऐसे मॉन्स्टर्स को मारना है तो इसका मतलब इस एबिस से निकलना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसे लगता है कि कुछ ही टाइम में वो इस जगह से हमेशा के लिए निकल जाएगा। वो आखिर में वो दरवाजा खोलता है जो इस ट्विस्टेड गेम के दूसरे स्टेज की तरफ जाता है। एबिस का पहला लेयर 900 स्क्वायर मीटर्स का था, इसलिए उस मॉन्स्टर की बॉडी पर नंबर 1 का निशान था, मतलब वो लेवल 1 के मॉन्स्टर हैं। दूसरे लेयर को हराने के बाद उसे पता चलता है कि ये जगह 1800 स्क्वायर मीटर्स की है और एक मॉन्स्टर के जिस्म पर नंबर 2 का निशान है। इसी तरह तीसरा लेयर पहले लेयर से डबल साइज का है और 4 मॉन्स्टर्स में से सिर्फ एक के जिस्म पर नंबर 4 का निशान है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिस्टल फ्रैगमेंट सिर्फ उन मॉन्स्टर्स से मिलते हैं जिनकी बॉडी पर नंबर लिखे होते हैं,
और जब सोरा उस नंबर वाले मॉन्स्टर को मारकर फ्रैगमेंट नहीं ले लेता, अगले लेयर में जाना इम्पॉसिबल है। और तो और जैसे जैसे लेयर्स बढ़ती जाएंगी, उनमें आने वाले मॉन्स्टर्स भी उतने ही पावरफुल होते जाएंगे, क्योंकि हर लेयर का साइज हर लेवल अप के साथ डबल होता जा रहा है। इसलिए हर लेवल पर नंबर वाला मॉन्स्टर ढूंढना और मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही साथ हर लेवल बढ़ने पर मॉन्स्टर्स भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये हार्ड मोड सर्वाइवल फाइट उसे और भी पावरफुल बना रही है। सोरा इतने ज्यादा टाइम तक लेयर्स में फाइट करता है कि वो लिटरली ऐसा दिखने लगा जैसे कोई अनएम्प्लॉयड फाइटर हो, जिसका जिंदगी में और कोई काम नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को मारना हो। जैसे जैसे वो लेयर्स क्रॉस करता गया, नई नई टाइप के मॉन्स्टर्स भी आने लग गए। और अचानक 12वें फ्लोर पर उसे वो मॉन्स्टर्स मिले जिन्होंने उस दिन शेल्टर पर अटैक किया था। इस 12वें फ्लोर तक उसने जितने भी लेयर्स खत्म किए, उसकी वजह से उसने ढेर सारी पावर कलेक्ट कर ली थी। इसलिए पहले जिन मॉन्स्टर्स से वो डरता था, अब वो उसके सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हैं और वो उन्हें सेकंड्स में निपटा देता है। 13वें फ्लोर के बाद मॉन्स्टर्स की गिनती इतनी ज्यादा होने लगी कि ये उसके लिए एक असली चैलेंज लगने लगा। लेकिन सोरा ने हर चीज को अपने रास्ते से ऐसे हटा दिया जैसे ये मॉन्स्टर सिर्फ प्लास्टिक बैग्स हों। जब वो 13वें फ्लोर तक पहुंचा, मॉन्स्टर्स की तादाद 50 करोड़ तक पहुंच गई थी और इतने मॉन्स्टर्स तो फ्रैगमेंट्स ढूंढना बिल्कुल समंदर में कॉइन ढूंढने जैसा था। तभी उसने देखा कि कुछ नंबर्स वाले मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स के ग्रुप्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि दूसरे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स केव्स में छुप रहे थे। सोरा उन मॉन्स्टर्स को मार मार कर इतना बोर हो चुका है कि उसे अब इतना फजूल टाइम जाया करने से बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लग गई है। लेकिन चाहे जो भी हो, सोरा आगे बढ़ता रहा और मॉन्स्टर को मारता जाता है। आखिर में वो अबिस के 42वें लेयर तक पहुंच जाता है। अब मॉन्स्टर्स की गिनती इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर दुनिया भर के सारे मानवा के मॉन्स्टर्स को एक साथ इकट्ठा करो, तब भी यहाँ के मॉन्स्टर्स के नंबर से मैच नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ 2 खरब से ज्यादा मॉन्स्टर्स थे और हर मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। ये मॉन्स्टर्स अकेले ही पूरे सिटीज को तबाह कर सकते थे। लेकिन शुरू के सारे लेयर्स पर मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद सोरा को मॉन्स्टर्स मारने का पूरा ऑब्सेशन हो चुका था। उसे मॉन्स्टर्स को मारने में मजा आने लगा था। वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। सोरा उन 2 खरब से ज्यादा मॉन्स्टर्स से सालों तक लड़ा, इतने सालों तक कि उसने गिडार्टमाउथ कॉलेज गिनना भी छोड़ दिया। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ से निकलने के लिए उसे उन 2 खरब मॉन्स्टर्स को खत्म करना था, क्योंकि तभी वो स्पेशल फ्रैगमेंट ढूंढ सकता था जिसकी उसे जरूरत थी। आखिर में उसका सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जो बाकी नॉर्मल मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा डरावना और खतरनाक था। उस बड़े बॉस को देखकर सोरा हंसने लगा। वो खुश इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि उसे वो फ्रैगमेंट मिलने वाला है जिसके लिए उसने अपनी जान लगा दी थी। वो मॉन्स्टर दिखने में बहुत पावरफुल लग रहा था, लेकिन सोरा ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जैसे वो कुछ भी नहीं था। सोरा अब इतना पावरफुल हो गया था कि उसे अब पावर फील ही नहीं हो रही थी, ना उसे दर्द हो रहा था। हाँ, लेकिन दुख की बात यह थी कि उस मॉन्स्टर के पास वो फ्रैगमेंट नहीं था जिसकी सोरा को तलाश थी। इसका मतलब है कि उसे अभी भी फ्रैगमेंट ढूंढने के लिए एक लंबी फाइट करनी होगी। आगे बढ़ने से पहले वो सोचता है कि असली दुनिया में अब तक क्या क्या हो रहा होगा। 21वीं सदी में अचानक 20 टावर्स पूरी दुनिया में निकल आए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि पूरी दुनिया के इंसान ये समझ भी नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। उन बिल्डिंग से मॉन्स्टर्स बाहर निकले और सबको खत्म करने लग गए। ज्यादातर लोग उन मॉन्स्टर्स के हाथों जल्द ही मार दिए गए। इस दिन को तब से जजमेंट डे कहा जाता है। जो लोग उन मॉन्स्टर्स से बच गए वो एक तरह से अवेकन हुए और उन्हें एक मिस्टीरियस सिस्टम तक एक्सेस मिल गया। जो लोग अवेकन हुए उन्हें जबरदस्त स्पेशल पावर्स मिल गए। ये पावर्स इंसानों की रेस को मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए एक आखिरी रास्ता थी। इसलिए उन अवेकन हीरोज ने हंटर गिल्ड्स नाम से काफी सारे ग्रुप्स बनाए। दूसरी तरफ सोरा अब भी उस फ्रैगमेंट को ढूंढने में लगा हुआ है। वो लाखों मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अब इस लेयर के आखिरी मॉन्स्टर का पीछा कर रहा है। अचानक मोनोचेन्स उस मॉन्स्टर को घेरने लगते हैं और वो आसमान में चढ़ने लगता है जैसे इस जगह से भागना चाहता हो। तभी एक अनजान आवाज सोरा को चेतावनी देती है कि वो इस मॉन्स्टर को भागने मत दे, क्योंकि बाहर की दुनिया से किसी ने एडवांस ट्रांसफर स्क्रोल का यूज करके एक मॉन्स्टर को बुलाया है और सिस्टम ने इस मॉन्स्टर को चूज किया है। इस वार्निंग से उसे फील होता है कि शायद ये उसका इस बकवास जगह से निकलने का एक ही चांस है। तो इससे पहले कि मॉन्स्टर भाग सके, वो सीधा उसका पीछा करने के लिए उस मैजिक पोर्टल में कूद जाता है। अचानक उसके आसपास ढेर सारी स्टेटस विंडोज आ जाती है और हर एक विंडो वार्निंग फ्लैश कर रही है कि इस अबिस का पैसेज 2 से ज्यादा जीवों को ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन सोरा इस जगह से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी है और वो जाकर ही दम लेगा। अब कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। इसी दौरान अर्थ पर एस सिटी के बाहर एक लड़की मुसीबत में है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका नाम युसुनो जाकी है। वो एक लेवल 19 की अवेकेंड हंटर है। उसके कपड़ों से लगता है वो मेज क्लास की है। जब वो जंगल के कच्चे एरिया से भाग रही होती है, तभी उसका पैर कुछ झाड़ियों में अटक जाता है और वो गिर जाती है। ऐसा लगता है अब उसकी पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। जो गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, आखिर वो उसे पकड़ लेते हैं। वो डिमांड करते हैं कि वो एडवांस ट्रांसफर स्क्रोल उन्हें दे दे, क्योंकि एक लेवल 19 रूकी के पास लेवल 60 स्क्रोल का कोई काम नहीं और उसकी वीक बॉडी उसका इफेक्ट सह भी नहीं सकती।
वो उसे चेतावनी देते हैं कि वो स्क्रोल उन्हें दे दे, नहीं तो उनका एक बदमाश बंदा उसे वहीं मार डालेगा। इस बड़े बदमाश का नाम चोजी शिदो है, जो एक लेवल 35 सोर्ड्समैन है, और उसके साथ वाली औरत का नाम ईका है और वो अभी लेवल 34 पर है। तभी ईका अपने दोस्तों को कहती है उन्हें उस लड़की को नहीं मारना चाहिए। यूसुनोजाकी उन्हें याद दिलाती है कि दो हंटर्स का आपस में लड़ना स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन ये हरामखोर रूल्स की परवाह नहीं करते। उनमें सबसे बड़ा बदमाश शोसे टोशिदा है, जो एक लेवल 38 बारबेरियन लुटेरा है। वो कहता है कि अगर वो स्क्रोल नहीं देगी तो वो अपने खुद के रूल्स बना लेंगे। अगर वो मान जाती है तो शायद वो उसे जीने दे। तभी ये लड़की उन्हें पलटकर धमकी देती है और कहती है कि अगर वो पीछे नहीं हटे तो वो इसे यूज करने में जरा भी वेट नहीं करेगी। ये सुनकर आइका, जो पहले उसे मारने के खिलाफ थी, अपना मन बदल लेती है और चोजी को ऑर्डर देती है कि वो उसे हर हाल में मार दे। ये सुनते ही वो बारबेरियन प्योर बजर्क मोड में चला जाता है और अपनी तलवार को एक पागल आदमी की तरह हिलाता है, लेकिन वो लड़की उसे पहले ही गायब हो जाती है। इससे पहले कि वो अपनी बड़ी तलवार उस लड़की को 2 टुकड़ों में काट देता, लड़की खुद को मारने से बचा लेती है और यूसुनोजाकी वो समनिंग स्क्रोल यूज कर लेती है। ये देखकर सब एकदम डर जाते हैं, क्योंकि फोर्स्ड समनिंग एक एडवांस्ड मॉन्स्टर को बुला सकता है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बेसिकली इस लड़की ने अपने हाथों से एक सुसाइड बॉम्ब ट्रिगर कर दिया। वो खुद तो मरेगी ही, लेकिन इन हरामखोरों को भी अपने साथ ले जाएगी। वो कमीने जल्दी से उसकी तरफ दौड़ते हैं और सोचते हैं कि अगर वो टाइम में उस तक पहुंच जाए तो शायद उसे रोक लें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उस स्क्रोल के ट्रिगर होते ही आसमान से एक तेज बिजली गिरती है और एक मॉन्स्टर को समन करती है। ये मॉन्स्टर जाना पहचाना लगता है। असल में ये वही मॉन्स्टर है जिसका सोरा पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो सब इस मॉन्स्टर को देखते हैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पाते, क्योंकि ये मॉन्स्टर वैसा भयानक मॉन्स्टर नहीं जो एक एसीक में पूरा सिटी तबाह कर सकता है। ये तो सिर्फ एक लेवल 3 वुल्फ है। लेकिन उन बदमाशों की खरुशी जल्द खत्म होने वाली है और उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक मिलने वाला है। वो मॉन्स्टर जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे, सोरा ने उसे एक ही बार में उड़ा दिया। ये देखकर डर के मारे सबके होश उड़ गए। उसके इस अटैक से वो सोरा को एक खूंखार ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर समझ लेते हैं। यहाँ तक कि स्क्रोल यूज करने वाली लड़की को भी नहीं पता कि उसने ये क्या चीज समन कर दी है। इस दौरान सोरा बिल्कुल खुशी से झूम रहा है कि वो आखिरकार उस अबिस से आजाद हो गया है। उसकी खुशी इतनी बढ़ जाती है कि वो अकेला पागलपन में हंसता रहता है, जबकि बाकी सबकी डर के मारे पैंट गीली हो रही है। वो एक पावरफुल विलन की तरह हंसता है और उसकी हंसी का शोर इतना ज्यादा है कि ये बदमाश हिल भी नहीं पाते। उसकी प्रेजेंस एक सुनामी जैसी लगती है जो उन्हें किसी भी पल खा जाएगी। फिर वो एकदम से आइका की तरफ बढ़ता है और उस पागलपन भरे चेहरे के साथ वो उससे पूछता है कि क्या ये लोग अर्थ पर हैं। वो लड़की डरते हुए हाँ कहती है, जिससे सोरा के दिमाग में डोपामिन बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। उन बदमाशों की पार्टी के 2 मसल हेड्स अब भी समझ नहीं पाते। वो सोरा को मारने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो अपनी ही मौत की तरफ दौड़ रहे हैं। असल में वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी कितनी पावरफुल है, लेकिन उनके वेपन्स उसकी मजबूत स्किन से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखते ही वो बदमाश समझ जाते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। उनके लिए ये बंदा एक सचमुच का मॉन्स्टर है। इसी दौरान सोरा को कुछ अजीब फील होता है, क्योंकि वो इतने सालों तक मॉन्स्टर से लड़ता रहा है तो उसे अब हर तरफ मॉन्स्टर ही दिखाई देते हैं। उसको वो बदमाश मसल हेड एक ऑर्क के रूप में दिखता है और जैसे वो बाकी मॉन्स्टर से पूछता है, वो उस मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या वो भी नंबर वाला मॉन्स्टर है जिसमें वो फ्रैगमेंट है जो उसे चाहिए। ये सुनकर उस बदमाश को कुछ समझ नहीं आता कि ये पागल क्या बात कर रहा है। अचानक सोरा अपने इस पागलपन से बाहर आता है और वो उस बंदे को छोड़ देता है। वो हंटर इतना डर जाता है सोरा के ऑरा की वजह से, सचमुच डर के मारे पैंट गीली कर देता है और अपनी पार्टी के सामने एक बॉस का पैंट गीली करना काफी शर्म वाली बात है। सोरा उन मसल हेड्स को चांस देते हुए कहता है कि अगर उन्हें अपनी जान की परवाह है तो वो वहां से भाग जाएं। जैसा उसने सोचा था, सब बदमाश रोते हुए अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। सिर्फ एक इंसान पीछे रह जाता है, ये वही लड़की जिसने इस बीस्ट को समन किया था। वो उसके डरावने स्कार्स को देखती है और सोचती है कि ये बंदा असल में है कौन। एक पल के लिए वो सोचती है कि क्या ये एक डीमन है जो ट्रांसफर स्क्रोल के रास्ते से यहाँ आ गया है। फिर सोरा उसकी तरफ ध्यान देता है और पूछता है कि टावर्स के शो के बाद कितने साल गुजर गए। तो वो हैरानी से जवाब देती है कि अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं। फिर वो उससे ढेर सारे सवाल पूछता है और वो यहाँ तक जो भी हुआ उसकी सारी डिटेल्स बताने लगती है। वो बताती है कि एक मिस्टीरियस सिस्टम ने इंसानों में कुछ लोगों को अवेकन किया, जिसका मतलब है कि एक हीरो वाली पावर्स के साथ दोबारा जिंदा किया। सोरा सोचता है कि बाहर की दुनिया 5 सालों में काफी कुछ बदल गई है। लड़की बताती है कि वो एक एबिस में फंसी हुई थी। कुछ टाइम पहले ही एस सिटी ने अभी अपना 7वां बड़ा डीमन अटैक झेला था और वो मुश्किल से वहां से भाग पाई थी। एस सिटी का नाम सुनते ही सोरा की कुछ यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि ये उसका होम टाउन था। फिर वो उससे एस सिटी के बारे में पूछता है और वो बताती है कि सिटी अब एक टूटा फूटा खंडहर बन चुका है, लेकिन उस लड़की को उम्मीद है कि वहां गए हंटर्स शायद एस सिटी को इसके सबसे बुरे टाइम से निकाल सकें और वहां फिर से इंसान रह सकें।
फिर वो उससे पूछता है कि इस जगह से एस सिटी तक जाने का रास्ता कहाँ है। वो एक दिशा की तरफ इशारा करती है और सोरा एकदम से गायब हो जाता है और उस लड़की को उसके अपने रास्ते पर छोड़ जाता है। वो लड़की सोचती है कि ऐसा अजीब सा इंसान देखना कोई नॉर्मल बात नहीं है, तो वो फैसला करती है कि इसके बारे में अपने हायर अप्स को रिपोर्ट करेगी, खासकर अपनी टीम लीडर लेडी ओनिसामा को। दूसरी तरफ वो रोते हुए बदमाश, जो मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे, फिर से एक मुसीबत में फंसने वाले थे, क्योंकि आज उनकी किस्मत खराब चल रही है। अचानक कोई अनजान चीज उनके सामने प्रकट होती है और उनका रास्ता रोकती है। उस मिस्टीरियस क्रीचर को उन बदमाशों के ग्रुप से सोरा की खुशबू आ रही होती है और उसे फीलिंग आती है कि वो उनके साथ था। तो वो उन्हें 3 सेकंड देता है कि सोरा के बारे में जो भी जानते हैं वो सब कुछ उसे बता दें। लेकिन 3 सेकंड इतनी बड़ी पागलपन भरी सिचुएशन आइटमाइज को समझने के लिए काफी नहीं है। वो सब पहले ही डर के मारे रो रहे थे, तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही 3 सेकंड का टाइम खत्म होता है तो वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर वहीं सबको मार देता है, जैसे उसने कहा था। तभी टाइगर्स रोर हेडक्वार्टर्स में अचानक उन्हें एक न्यूज मिलती है। वहाँ एक सेक्रेटरी बुरी खबर देती है कि रोबिन कि उनके 4 बंद पियानो फोर्टे बंदे शायद खत्म हो गए और उनके सिग्नल्स पूरी तरह से गायब हैं। इसका मतलब है कि उन्हें नहीं पता कि यूसुनोजाकी ट्रांसफर स्क्रोल के साथ कहाँ गई है। लेकिन बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ये खबर सुनकर उसके सारे प्लान्स पर पानी फिर गया है। उसको इस बात से काफी गुस्सा आता है कि उसके भेजे हुए इतने स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला जैसे बदमाश एक लो लेवल लड़की को नहीं हरा सके। सेक्रेटरी उसे शॉक होकर बताती है कि पूरे ग्रुप के सिग्नल्स एक साथ गायब हो गए हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें एक ही वार में खत्म किया गया है। उनके बॉस का नाम रिचर्ड मुकाय है और वो एक लेवल 118 का स्टॉर्म प्रीस्ट है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जिसने उनके हंटर्स को मारा है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और चाहे जो हो वो हर हाल में यूसुनोजाकी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि उस लड़की को उस मिस्टीरियस बंदे के बारे में सब पता होगा और वो जानना चाहता है कि आखिर वो कौन था जिसने उसके मसल हेड्स को मारा है। ये बॉस इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके आदमियों पर हाथ डाले, चाहे उसके आदमी कितने भी बेवकूफ क्यों न हो। तभी उसकी नजर बिल्डिंग की खिड़की से सोरा पर पड़ती है, जो उसके पास से तेजी से जंप करके जाता है। उसको एकदम एक स्ट्रॉन्ग चीज की फीलिंग आती है और उसके जिस्म में डर भर जाता है। ये फीलिंग बिल्कुल पागलपन भरी है। वो जानना चाहता है कि ये बंदा असल में कौन है, और वो ये देखकर और शॉक होता है कि ये अनजान बंदा सीधा उस जोन में जा रहा है जो पहले से ही तबाह हो चुका है। वो एस सिटी के टावर को भी गौर से देखता है, जो 5 सालों से सुकून में था और अब जाकर कुछ मूवमेंट करने लगा है। उसे पक्का पता है कि अब बड़ी तबाही होने वाली है, और उसकी गट फीलिंग उसे कभी धोखा नहीं देती। उसे जब भी ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो वो होकर रहता है। थोड़ी ही देर में सोरा एस सिटी के डिस्ट्रॉयड जोन की तरफ बढ़ता है। सोरा उस पिछले 5 सालों में जब वो एबिस में फंसा था तो ये जगह बिल्कुल जहन्नुम बन चुकी थी, लेकिन उन मुश्किल भरे 5 सालों ने उसे एक वीक बंदे से एक पावरफुल हंटर में बदल दिया है। उसको अब कुछ भी फील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा जैसे उसकी सेंसेस खत्म हो चुकी हैं और उसकी सारी फीलिंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इतने टाइम मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद वो खुद एक जानवर बन चुका है, लेकिन एक चीज जो उसे थोड़ा सा इंसान बना के रखती थी वो थी उसकी फैमिली। वो मॉन्स्टर्स जिनसे वो एक टाइम डरता था अब उसके लिए सिर्फ छोटे मोटे कीड़े हैं। वो अपने माँ बाप और अपने बचे हुए एक ही भाई से मिलने के लिए और वेट नहीं कर सकता और बेचैन हो रहा है। एस सिटी अब बिल्कुल एक वीरान खंडहर बन चुका है। ये जगह कभी जिंदगी से भरी हुई थी, हर तरफ इंसान, परिंदे और खुशियां थीं, लेकिन अब मॉन्स्टर्स की तबाही की वजह से एक खंडहर बन चुकी है। एक भी बिल्डिंग अपनी असली शक्ल में नहीं बची। सोरा परेशानी से देखता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स अब लोगों को मार नहीं रहे। ऐसा लगता है लोगों ने ये जगह हमेशा के लिए छोड़ दी है। सोरा फिर अपने घर के पास आता है और अपना दरवाजा खोलते हुए डरता है। वो अब इतना पावरफुल हो चुका है कि दरवाजा लिटरली उसके हाथ में टूट जाता है। अंदर जाते हुए वो देखता है कि उसका प्यारा सा घर अब कुछ भी नहीं रहा। सोरा को पता था कि ये जगह खाली होगी, लेकिन फिर भी वो यहाँ आना चाहता था। आखिर ये वही जगह है जहाँ उसकी सारी बचपन की खुशियाँ हैं। अचानक उसकी नज़र टेबल पर पड़े एक नोट पर जाती है। उस नोट में एक मैसेज है जो सोरा के लिए है, और ये असल में उसके माँ बाप ने लिखा है, जिनको यकीन था कि उनका बेटा 5 साल गायब होने के बाद भी जिंदा है, और इस सारी तबाही के बाद भी वो उसके वापस आने का वेट कर रहे थे। वो कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो मर चुका है। ये सब देखकर सख्त दिल सोरा की आंखों में आंसू आ जाता है। वो ये देखकर और इमोशनल हो जाता है कि उसके माँ बाप ने उसके पसंदीदा कपड़े दोबारा अरेंज किए और उसके सारे पसंदीदा आइटम्स को वही रखा जैसे वो चाहता था। उन्होंने उसके लिए एक मैप भी छोड़ा जो उसी सेफ शेल्टर का था जहाँ वो गए थे। उसके माँ बाप की एक ही रिक्वेस्ट है कि वो ये नोट पढ़ने के बाद उन्हें ढूंढने आए, क्योंकि वो ये नहीं मानते कि वो मर चुका है। अपने टूटे हुए परिवार की तस्वीर पकड़ते हुए सोरा का पत्थर दिल पिघल जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। वो एक ब्लेड उठाता है और खुद को एक अच्छा सा हेयर कट देने का सोचता है। वो खुद से ये सवाल करता है कि क्या वो अकेला ये अपोकलिप्स खत्म कर सकता है। वो ये सोचकर निराश हो जाता है कि क्या सब कुछ वापस नॉर्मल करने के लिए ये काफ़ी होगा। क्या अपोकलिप्स खत्म होने से सब ठीक हो जाएगा। वैसे
सोरा इन बालों के साथ बिल्कुल सोलो लेवलिंग के संग जिन वू का कार्बन कॉपी लगता है। उसका अगला मिशन है शेल्टर 6 तक पहुंचना, क्योंकि सोरा अपने माँ बाप से दोबारा मिलना चाहता है और उस मैप को देखकर उसे पता चलता है कि वो शेल्टर 6 में है। लेकिन बदकिस्मती से उसके आगे का रास्ता काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बिल्डिंग्स गिर चुके हैं। दूसरा रास्ता ढूंढने के बजाय सोरा सोचता है कि अपने रास्ते में हर चीज को तबाह कर देना ज्यादा आसान होगा, और वो वही करता है। वो हर चीज को तबाह करते हुए आगे का रास्ता बनाता है। अपने रास्ते में आने वाले एक उड़ते हुए मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। इसके साथ ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप लगाता है और हर जगह तबाही फैला देता है। यहाँ तक कि पास के सर्वाइवर्स भी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी वो देखते हैं कि एक बंदा लाइट की स्पीड से यहाँ वहाँ जंप कर रहा होता है। इस सब में एक मजेदार चीज ये होती है कि उनमें से एक बंदा सोरा को 4K में रिकॉर्ड कर लेता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई असली इंसान इतनी तेजी से बिल्डिंग पर जंप कर सकता है। जब वो ऊपर ये सब कर रहा होता है तो नीचे एक लड़की को कुछ गंदे लोग तंग कर रहे होते हैं। इन लोगों ने अपनी घटिया जिंदगी में कभी कोई औरत नहीं देखी, तो बस वो सब एक को देखकर ये पागल हो जाते हैं। वैसे देखने पर ये बंदा वही बदमाश लगता है जिसने 5 साल पहले सोरा को ट्रक से फेंका था। ये बंदा उस लड़की के पास आता है और एक गंदी सी नज़र के साथ उसकी बॉडी को घूरने लगता है। लेकिन सोरा आगे उनके पास आ जाता है और उन्हें गुस्से से देखते हुए आगे बढ़ता है और उन्हें घटिया कहता है। ये बंदा लिटरली अपने माँ बाप से मिलने का रास्ता छोड़कर इनकी पिटाई करने आया है। सोरा के गुस्से को देखकर पता चलता है कि इन लोगों की अब बैंड बजने वाली है। खैर, वो लोग जंपिंग, कर्स्ट और जूजित्सु की हर टेक्निक यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा सुकूना की तरह है और बिना रुके हर किसी को थप्पड़ मार रहा है। उन सबको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी सोरा एक और बंदे के अटैक से बच जाता है और उसके चेहरे पर अपना घुटना मार देता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सोरा के इस अटैक के बाद उस बंदे का सिर कैसे नहीं टूटा। ऐसा लगता है कि शायद सोरा अपनी 1% पावर ही यूज कर रहा है। खुद को हारता हुआ देखकर इन बदमाशों का लीडर आगे बढ़ता है और प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो एक पावरफुल गिल्ड मास्टर है। लेकिन ये सब सोरा के आगे काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उसे नहीं पता कि वो मॉन्स्टर्स के सबसे पावरफुल हंटर से टक्कर ले रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि सोरा उस कमीने कगावा से मिलता है और उस हरामखोर को याद दिलाता है कि उसने सोरा को मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मौत से वापस आ चुका है। ये सब सुनते ही कगावा का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसने भूत देख लिया हो, क्योंकि वो एक डरपोक बदमाश है और अब वो बस रहम की भीख मांग सकता है। ये सुनकर सोरा हंसने लगता है और उस कमीने का गला पकड़ लेता है। सोरा कहता है कि उसे उस बंदे से बदला लेने के लिए एक जहन्नुम से गुजरना पड़ा है, क्योंकि वो उसकी वजह से ही वहां पहुंचा था। वो कहता है कि चाहे सारी दुनिया उसे माफ कर दे, लेकिन सोरा उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो कगावा का गला दबाता है और उसे बताता है कि वो उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों छीन लेगा। सोरा के पीछे उन हजारों मॉन्स्टर्स की आवाजें हैं जिन्हें उसने मारा था, और सब शैतान उसे सबसे पावरफुल हंटर होने की वजह से फॉलो करते हैं और उसे उस कगावा को मारने के लिए उकसाते हैं। कगावा के बारे में ये बात है कि इस बंदे को हर तरफ से सजा मिलनी चाहिए। उसने सोरा को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि काफी बार धोखा दिया और तंग किया। उसकी वजह से सोरा को एक तकलीफ भरी जिंदगी जीनी पड़ी। उसे अब भी वो सब तड़पाने वाली फीलिंग्स याद आती हैं जो कगावा ने उसे दी हैं। तो अब जब वो इस बंदे की जिंदगी का गला दबा रहा है तो सोरा मानता है कि अब उस सबका बदला लेने का टाइम आ चुका है और वो उसका दिया हुआ कर्ज वापस करेगा, लेकिन थोड़ी सी सूद के साथ। कगावा पहले मजे से कहता था कि सोरा जैसे वीक लड़कों को तंग करना उसके लिए बहुत मजेदार था, लेकिन अचानक सोरा के अंदर थोड़ी सी इंसानियत जागती है और वो इस गंदे बंदे को छोड़ देता है। जैसे ही उसे सांस आता है तो कगावा को हर सांस की कीमत पता लगती है। सोरा का दिल नरम नहीं हुआ था, बल्कि उसे एक ख्याल आया था कि वो उस आदमी जैसा नहीं बनना चाहता जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। अगर वो उसे मार देता तो सोरा में और उस बदमाश में क्या फर्क रह जाता। वो तो सबसे अलग बनना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि कगावा ने उस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश की थी। सोरा कहता है कि ये बदमाश अपोकलिप्स के इस परेशान टाइम में दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहेगा, तो वो उस बदमाश कगावा को कहता है कि उसे नहीं मारेगा, लेकिन साथ ही उसे बिना किसी सजा के छोड़ देना भी बेवकूफ़ी होगी, नहीं तो वो नहीं सुधरेगा। सोरा को वो जहन्नुम जैसी स्कूल लाइफ भी याद आती है जो उसे एक ही आदमी की वजह से सहनी पड़ी। वो सोचता है कि कगावा ने हमेशा वीक लोगों को अपना शिकार बनाया और उसके लिए वो ये सब डिजर्व भी करता है, इसलिए उसे सजा देना गलत नहीं। अगर वो उसकी जान भी ले ले तो वो ये भी डिजर्व करता है। तो वो टिपिकल माफिया स्टाइल में उसे उसके 4 सिंपल अटैक्स सहने का एक चांस देता है, और अगर वो ऐसा करता है तो वो बिना किसी सजा के जा सकता है। लेकिन कगावा भी ये सोचता है कि ये एक बकवास आइडिया है, क्योंकि पहला मुक्का ही उसके दिमाग को उड़ा देगा। सोरा उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे पास करता है और हमें एक सुंदर शॉट देखने को मिलता है जब सोरा एक पावरफुल पंच मारने के लिए अपना हाथ पीछे खींचता है और अपनी पूरी पावर को कंट्रोल करके सोरा उसके चेहरे पर एक जोरदार हुक मार के उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा ब्रूटल पंच जल्दी ही पहले पंच के बाद आता है। लेकिन सोरा का रिवेंज अभी खत्म नहीं हुआ और वो उसे तीसरा मुक्का मारता है। वो बेसिकली अपने इस छोटे से शिकार को डॉग वॉक करा रहा है।
कुछ ही देर में सोरा एक गॉडफादर की तरह कगावा के बेचारी हालत के सामने खड़ा होता है। वो रहम के लिए आवाज लगाता है और कहता है कि वो बहुत दर्द सह चुका है। सोरा उसके चेहरे पर एक लात मार के उसका जवाब देता है। वो उसे जमीन में घुसा देता है और उसका बुरा हाल कर देता है। इस लड़ाई का अंजाम कगावा के लिए बहुत बुरा होता है। न सिर्फ उसकी सारी हड्डियां टूट गई हैं, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी भी पूरी तरह चली गई। फिर सोरा उसके चमचों की तरफ मुड़ता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो कगावा को तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल ले जाएं और कभी भी उसके सामने दोबारा ना आएं। ये बातें कहते हुए वो जंप करके वहां से चला जाता है। वो अपना ये छोटा सा साइड मिशन जल्द ही कंप्लीट कर लेता है। अब वो सीरियस होकर अपने मेन मिशन पर ध्यान देता है, जो है शेल्टर 6 को ढूंढना। तभी हम देखते हैं कि एस सिटी के बफर जोन में कुछ शोर सा हो रहा है। वहाँ एक सोल्जर्स के ग्रुप को अफसोस हो रहा है कि उन्हें वॉल ड्यूटी नहीं मिली, क्योंकि वो उस पोस्ट में है जहाँ उन्हें मॉन्स्टर से लड़ना होगा और ये पोस्ट वॉल ड्यूटी से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक है। उनका लीडर उन्हें याद दिलाता है कि वो होशियार रहें, क्योंकि पता नहीं कब एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाए। ये है उनका फर्स्ट लेफ्टिनेंट तांजी कागुरा। तभी उसका एक सबॉर्डिनेट प्राइवेट शोकी मत्सुरा कहता है कि बफर जोन में मॉन्स्टर्स मुश्किल से आते हैं, तो इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन लगता है कि ये यूनिवर्स इस बंदे से नफरत करता है, क्योंकि जैसे ही वो बात पूरी करता है तभी एक मॉन्स्टर का बच्चा अचानक से उनके सामने प्रकट होता है और सोल्जर्स पर अटैक करता है। तांजी सजेस्ट करता है कि वो अपनी फॉर्मेशन बनाए रखें और ऑफेंसिव फायर के साथ पावरफुल अटैक करें। लेकिन उस मॉन्स्टर का शेल इतना मोटा है कि उनके किसी भी वेपन से उस पर कोई असर नहीं होता। ये मॉन्स्टर भी एक लेवल 45 का खतरनाक मॉन्स्टर है, तो यहाँ उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उनके अगले ही वार के साथ वो उन पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर सबको मारने के लिए रेडी हो जाता है। डर के मारे लेफ्टिनेंट अपने सोल्जर्स को चिल्लाकर अलग अलग होने का कहता है ताकि अटैक से बचा जा सके। लेकिन मॉन्स्टर इतना तेजी से चलता है कि वो तुरंत एक सोल्जर को बीच से काट देता है, जिससे दूसरा सोल्जर एकदम डर जाता है और गुस्से से गोलियां बरसाने लगता है। जब वो मॉन्स्टर को नीचे गिराने में बिजी होते हैं, तभी उनमें से एक बहादुर सिपाही एक बॉक्स लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, इस प्लान के साथ कि वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके उनसे दूर ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है तो मॉन्स्टर की आंख अजीब सी हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर उन पर हमला करना बंद कर देता है, जिससे वो सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मॉन्स्टर बेहोश हो रहा है, शायद कोई पावरफुल चीज आसपास है जिसके ऑरा से वो डर रहा है। सोल्जर्स को भी ऐसा ही फील होने लगता है। लेफ्टिनेंट को शक होता है कि ये शायद ये मॉन्स्टर किसी बहुत खतरनाक चीज से डर रहा है, और देखते ही देखते वो क्रैकन अजीब तरीके से रिएक्ट करता है और खुद को शील्ड करते हुए पीछे हट जाता है। सोल्जर्स के लिए ये काफी हैरानी की बात है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए वो एक्सप्लोजिव्स से भरा बॉक्स उस मॉन्स्टर के चेहरे के पास छोड़ देते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और मॉन्स्टर का जिस्म आग में जलने लगता है। इस वक्त सोल्जर्स दुआ कर रहे होते हैं कि ये मर जाए, लेकिन जब धुआं खत्म होता है तो वो देखता है कि मॉन्स्टर को एक खरोंच भी नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक दिखता है। वो सब अब डर चुके हैं, क्योंकि उनका एक ही चांस बचा था जो नाकाम हो चुका है। सोल्जर हार मान लेते हैं और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। अचानक सोरा कहीं से क्रैश लैंडिंग करता है और मॉन्स्टर के चेहरे को बुरी तरह कुचल देता है। लेफ्टिनेंट थोड़ी देर सोचता है और समझता है कि ये डरावना इंसान ही वो पावरफुल चीज था जिसने इस मॉन्स्टर को आने से पहले से डरा दिया था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकते थे कि इस बंदे ने एक ही अटैक में मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल एस रैंक्स भी इतनी पावर के साथ अटैक करते हुए कम ही नजर आते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने सोरा का चेहरा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन लेफ्टिनेंट उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है, तो वो अपना इंस्पेक्शन स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे अचानक शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि सिस्टम उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि वो सोरा की इन्फॉर्मेशन ढूंढ नहीं पा रहा। उसे उसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश में ऐसा शॉक लगता है कि लेफ्टिनेंट का दिमाग ही घूम जाता है और उसके सबॉर्डिनेट्स चिंता में पड़ जाते हैं। ये सब तमाशा देखते हुए सोरा को कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। सोरा को उसकी जरा भी चिंता नहीं है। वो बस एक सोल्जर से एक सवाल पूछता है। वो उससे शेल्टर 6 के बारे में पूछता है कि वो यहाँ से कितनी दूरी पर है। तभी उस सोल्जर से पता चलता है कि शेल्टर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक जाने के लिए एरिया एक्स रीजन से गुजरना होगा। सोरा ने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना था। वो उस बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये वो एरिया है जो मॉन्स्टर्स को एक जगह रोकने के लिए बनाया गया है। बहुत से हंटर्स अभी इस जोन में लड़ रहे हैं। सोरा को ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को मारने पर हंटर्स उनकी बॉडी से अलग अलग रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक गेम जैसा है। लेकिन वो इस दुनिया के पावर रैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए वो सोल्जर से पूछता है कि चाइल्ड ऑफ क्रैकन मॉन्स्टर रैंकिंग के हिसाब से कितना पावरफुल होगा। सोल्जर उसे बताता है कि ये एक लेवल 45 का मॉन्स्टर था, तो इसे हराना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन सोरा थोड़ा निराश हो जाता है। उसे ये बात सोचकर काफी अजीब लगता है कि इतने सारे ट्रेंड सोल्जर भी इस वीक मॉन्स्टर को नहीं मार सकते थे। तो वो सोचता है कि एरिया एक्स में इस लेवल के कितने मॉन्स्टर्स होंगे। सोल्जर निराश होकर जवाब देता है कि वहाँ 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि अगर ये हजारों में होते तो इंसानियत अब तक खत्म हो चुकी होती। सोरा ने वो सब सुन लिया है जो वो जानना चाहता था, तो अब उसका चलने का टाइम आ चुका है। सोल्जर उससे आखिरी रिक्वेस्ट करने के लिए हिम्मत करता है
वो चाहता है कि सोरा तुरंत एरिया एक्स जाए क्योंकि वहाँ उन्हें हर तरह की हेल्प चाहिए और उस जैसा ताकतवर हंटर बहुत सी तबाहियों को रोक सकता है। वैसे देखा जाए तो सोरा वैसे भी एरिया एक्स से बचकर नहीं जा सकता था क्योंकि शेल्टर 6 तक जाने का सबसे छोटा रास्ता उसी से होकर जाता है। तो वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और कहता है कि वो किसी भी मॉन्स्टर को खत्म कर देगा जो बदकिस्मती से उसके रास्ते में आएगा। सोरा वहां से चला जाता है और इस पोस्ट में सब खुद को संभालने लगते हैं। तभी सब देखते हैं कि लेफ्टिनेंट लड़ाई के बाद आखिर होश में आता है। किसी ने इतना खास ख्याल नहीं रखा क्योंकि ऐसा नहीं कि वो 3 दिन तक बेहोश रहा था। ये बंदा सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश हुआ था और खुशकिस्मती से उन्होंने मॉन्स्टर से रिकवरी पोशंस भी छीन ली थी। लेफ्टिनेंट उस बंदे के बारे में पूछता है जिसने उनके ग्रुप को बचाया था। तभी लेफ्टिनेंट को पता चलता है कि सोरा नॉर्थ की तरफ गया है। पहले तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब वो इस बात के बारे में सोचता है तो उसे एकदम शॉक लगता है कि उसने अभी क्या सुना है। वो कहता है कि वो इतना पागलपन भरा काम क्यों कर रहा है। तभी उसका सबऑर्डिनेट उसे समझाता है कि ये मिस्टीरियस बंदा शेल्टर 6 जाना चाहता था, इसलिए उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एरिया एक्स से गुजरना होगा। लेकिन शॉक करने वाली बात यह है कि सोरा को इसकी जरा भी परवाह ही नहीं थी। वो बस बिना डर के आगे बढ़ गया क्योंकि सोरा अलग ही इंसान बन चुका है। खैर, लेफ्टिनेंट को ये सिचुएशन बहुत अर्जेंट लगती है और तभी वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड सेंटर से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। वो सोचता है कि सोरा को गए हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, तो शायद हालात इतने बुरे नहीं हुए होंगे। ऑर्डर मिलते ही कमांड सेंटर को मैसेज जल्द ही फॉरवर्ड कर दिया जाता है, लेकिन उसका सबऑर्डिनेट समझ नहीं पाता कि इतनी जल्दी क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं। इस पर लेफ्टिनेंट समझाता है कि ये ऑपरेशन पहले वाले से अलग है और वैसे ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो उन्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन वो एरिया एक्स के बारे में इतना बता सकता है कि ये असल में वो एरिया नहीं है जहाँ मॉन्स्टर्स को रोकना होता है, बल्कि ये एक पूरा बॉम्बिंग जोन है। दूसरी तरफ सेंट्रल कमांड सेंटर में उन्हें कॉल मिलती है। तभी एक ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि उन्हें एक इमरजेंसी कॉल मिली है। सेंट्रल कमांडर रेंजी कुमागाया कॉल एक्सेप्ट करता है और ऑपरेटर उन्हें लाइन पर डाल देता है। कॉल लेफ्टिनेंट काजूरा ने की है, जिसके पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। वो उन्हें एक मिस्टीरियस हंटर के बारे में बताता है जो अनजाने में बॉम्बिंग जोन की तरफ जा रहा है। लेकिन कमांडर उसकी इस रिपोर्ट को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता और उस पर एक्शन लेने के बजाय वो सारी प्रॉब्लम बस लेफ्टिनेंट के कंधों पर डाल देता है और कहता है कि उसकी अपनी गलती है। लेकिन कागुरा साफ कहता है कि उसने एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट इसलिए किया है ताकि वो उस मिस्टीरियस हंटर के बारे में इन्फॉर्म कर सके। उसे एक बात कंफर्म है कि ये हंटर बहुत पावरफुल है, तो वो उसकी जिंदगी को बचाना चाहता है। कमांडर को भी पता चलता है कि ये मिस्टीरियस हंटर काफी पावरफुल है, लेकिन वो उसके कहने पर कैसे ये बात मान सकता है, तो वो उसके लेवल के बारे में पूछता है। लेकिन असल में लेफ्टिनेंट भी इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसे उसके बारे में सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये सुनकर कमांडर को लगता है कि शायद लेफ्टिनेंट बकवास कर रहा है। वो एक अननोन लेवल वाले हंटर को बॉम्बिंग जोन में जाने देने के लिए एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट नहीं होने दे सकता और सेक्रेटरी भी मानता है कि मैसेज जाने से पहले ही वो मारा जाएगा। तभी कमांडर उस लेफ्टिनेंट की बकवास डिमांड सुनकर उसके चेहरे पर हंसता है। तभी वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये मोटा अपने दोस्तों को कहता है कि इस लेफ्टिनेंट की वजह से ऑपरेशन रुकने वाला था, इसलिए वो इसके बारे में हायर अप्स को रिपोर्ट करना चाहता है और वो हायर अप्स को रिपोर्ट करने का प्लान बनाता है। उस ऑपरेशन की इंचार्ज औरत असल में वेस्टर्न कमांड एमी तोनोसाकी है और वो ये बात सुन के हैरान है कि कमांडर पोटैटो सिर्फ उसके प्लान को खराब करने के लिए अपने ग्रुप को नीचे लाने के लिए तैयार है। वो एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचती है कि कागुरा कभी किसी अनजान के सपोर्ट के लिए नहीं बोलेगा। उसे पता है कि वो तब तक नहीं बोलता जब तक उसे अपनी गट फीलिंग पर सच में भरोसा ना हो। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि ये मिस्टीरियस हंटर असल में कितना पावरफुल है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट से और सब्र नहीं हो रहा और वो वेट कर रहा है। तभी वेस्टर्न कमांडर आखिर में अपना फैसला कर लेती है और एक कमांडर की पावर यूज करते हुए वो लेफ्टिनेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का सोचती है और भरोसा करती है कि कागुरा उनके प्लान्स में रुकावट नहीं डाल रहा। वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये रुकावट बना तो वो उसके लिए ये दुनिया नरक बना देगी। तोनोसाकी ने ये सब मेजर पोटैटो से सपोर्ट हासिल करने के लिए कहा है, जो उसके इस ऑर्डर की वजह से गुस्सा था। लेकिन आखिर वो पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो उनके साथ इस सब में शामिल हो। तभी उसे मनाने के लिए कागुरा तुरंत ये बात बताता है कि इस मिस्टीरियस हंटर ने एक लेवल 45 मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार दिया था। ये बात तोनोसाकी के लिए एक बड़ा झटका है और उसे शक होता है कि शायद ये मिस्टीरियस हंटर मिलिट्री का कोई सीक्रेट एस रैंक हो सकता है। लेकिन कमांडर पोटैटो को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सारे एस रैंक हंटर्स अभी बिजी हैं। तो वो उस बंदे के लेवल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और तभी कागुरा से पूछते हैं कि वो अपना फेमस इंस्पेक्शन स्किल क्यों नहीं यूज कर सका। लेफ्टिनेंट उन्हें समझाता है कि उसने वो कोशिश की थी, लेकिन ये देखकर शॉक हुआ कि उस हंटर से रिलेटेड कोई डेटा ही नहीं है, वो एक अनरजिस्टर्ड हंटर है। और हैरानी की बात यह है कि जैसे ही लेफ्टिनेंट ने स्किल यूज की तो उसके इफेक्ट की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। लेकिन इस बात से कमांडर को एक ही बात समझ आती है और वो ये कि उस मिस्टीरियस हंटर का लेवल 100 से भी ऊपर है।
ये सोचकर उन्हें टेंशन होने लग जाती है। भले ही वो सोरा की पावर से काफी इम्प्रेस हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी बात का डर है। कुमागावा को लगता है कि ब्रॉडकास्ट रिलीज करने के लिए ये इतना खास रीजन नहीं है, और वो कमांडर के साथ अग्री करने के लिए आगे बढ़ता है। ईस्टर्न कमांडर नोबुओ युआसा भी यही कहता है। उसका मानना है कि ऐसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि हजारों ट्रूप्स पहले से ही कई जोन्स में एक बड़े ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय किए जा चुके हैं। बॉम्बिंग जोन में ट्रूप्स को भेजने का असली रीजन वहां के बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करना था, जो जोन में इंजर्ड होकर रह गए थे। लेकिन अगर अब वो एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट रिलीज करते हैं तो क्रीचर्स आवाज के सेंसिटिविटी से रिएक्ट करेंगे और एक ही जगह पर अटैक करना शुरू कर देंगे। इससे एक ही झटके में उस एरिया का खात्मा हो जाएगा और 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स एक पल में अपनी जान खो देंगे। एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए हजारों सोल्जर्स की जिंदगी दांव पर लगाना बहुत बड़ा रिस्क है, चाहे ये बंदा कोई पावरफुल एस रैंक ही क्यों ना हो। उसकी बातें सुनकर लेफ्टिनेंट मायूसी में चला जाता है और अब उसे लगता है कि टोनोसाकी बीच में आएगी और उसकी हेल्प करेगी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना मुंह खोलती है और लेफ्टिनेंट की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट देती है, ये मानते हुए कि इस तरह का ऑपरेशन करना बेवकूफ़ी है। और ये फैसला फाइनल हो जाता है और कॉल तुरंत खत्म कर दिया जाता है। ये लेफ्टिनेंट के हौसले को और कम कर देता है। वो गुस्से से डिवाइस को पकड़ लेता है। उसने जितना हो सकता था उतना कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चल सकीं। लेकिन अचानक उसका सबॉर्डिनेट उसके बकल पर कीज देखता है और जल्दी से उन्हें छीन लेता है। कागुरा ये देखकर शॉक में होता है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो आदमी गाड़ी में चढ़ने के लिए निकल जाता है। बॉम्बिंग होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं, तो वो सोचता है कि इस सिचुएशन के बारे में कुछ करने के लिए इतना टाइम काफ़ी है। कागुरा के ऑर्डर्स के बाद भी शोकी मत्सुरा उसके ऑर्डर्स इग्नोर करता है और मिलिट्री व्हीकल चुराकर अपने आप एक मिशन पे चला जाता है। लेफ्टिनेंट के ऑर्डर इग्नोर करने के लिए उस बंदे के लिए बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कागुरा भी उसके पीछे भागकर उसका मिशन खराब नहीं करना चाहता। वो कहता है कि एक सोल्जर के तौर पर उसके सबॉर्डिनेट ने अपना फैसला खुद लिया है। दूसरी तरफ मत्सुरा पेडल पर जोर दे रहा है और गाड़ी भगा रहा है ताकि उस मिस्टीरियस हंटर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। लेकिन एक चीज जो मत्सुरा को उस टाइम नहीं पता थी, वो ये थी कि जिस आदमी को वो बचाने की कोशिश कर रहा था वही एक दिन बनने वाला था पूरी इंसानियत का हीरो। लेकिन काफी दूर जाने के बाद भी मत्सुरा की कोशिशें बेकार जाती हैं, क्योंकि वो सोरा को ट्रैक नहीं कर पाता। वो एक गाड़ी में होने के बाद भी उस हंटर को ट्रैक नहीं कर पाया। इस बात से उसे अंदाजा होता है कि ये बंदा उसके व्हीकल से भी तेजी से काफी फास्ट है। तभी वो देखता है कि एरिया एक्स उसके बिल्कुल सामने है, तो वो सोचता है कि क्या सोरा की अटेंशन खींचने के लिए जोर से स्पीकर्स बजाना अच्छा आइडिया होगा या नहीं। लेकिन ऐसा करने से मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने का भी काफी खतरा है। लेकिन मत्सुरा अपने डिसीजन पर अड़ा है और इस ऑपरेशन में पूरी तरह से जान लगा देता है। उसे लगता है कि वो मिलिट्री वालों को निराश करेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह ये बंदा चल रहा है, ये एक सच्चा सोल्जर है। तभी माइसी को हिचकिचाते हुए पकड़ता है। आखिर में वो एक जोरदार आवाज में उस हंटर को वार्निंग देते हुए बॉम्बिंग जोन के बारे में बताता है और तुरंत वहां से निकलने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन इस टाइम सोरा मॉन्स्टर्स को तबाह करने में बिजी होता है और जैसे ही उसे ये वार्निंग सुनाई देती है तो समझ आता है कि शायद इसलिए उसे यहाँ कोई हंटर्स नहीं दिखे। उसने वहाँ मॉन्स्टर्स की पिटाई करके उनका बुरा हाल कर दिया है। वो जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना आसान नहीं होगा, तो वो सेफ रहना चूज करता है। तभी उसे उस सिपाही का ख्याल आता है और वो सोचता है कि वो उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिर उस सिपाही ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे ये मैसेज दिया है, लेकिन शायद वो लेट हो चुका है, क्योंकि मॉन्स्टर्स पहले से ही उस बेचारे सिपाही के पास पहुंच चुके हैं। ये सब उस आवाज की वजह से अट्रैक्ट हुए हैं। मॉन्स्टर्स को देखते ही वो पूरा पेडल दबाकर रिवर्स में निकलने लगता है। लेकिन उसे ये जानकर अब भी चिंता हो रही है कि हंटर अब भी वहां है और बॉम्बिंग जोन से बाहर नहीं निकला, जब तक सोरा एकदम उसके सामने आ जाता है और उसे हैरान कर देता है। वो उससे उस मैसेज के बारे में पूछता है कि वो मैसेज सच है, लेकिन अब टाइम पूरा हो चुका है। और तभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स आसमान से बारिश की तरह गिरने लगते हैं और उस बॉम्बिंग जोन को एक नरक की तरह तबाह कर देते हैं। उन बॉम्ब्स की वजह से शॉकवेव बनती है और हर तरफ से मलबा उड़कर इनकी तरफ आता है, लेकिन सोरा उन्हें आसानी से रोक लेता है और उसे रोकने के लिए सोरा को ज्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ी। कमांड सेंटर में उस फैट मेजर जनरल को बॉम्बिंग के सक्सेसफुल होने की पूरी कंफर्मेशन मिलती है। उसके बाद वो मॉन्स्टर्स के हाल के बारे में अपडेट देखना चाहता है ताकि वो अगला स्टेप उठा सके। वो ड्रोन से मिली हुई इन्फॉर्मेशन से कंफर्म करते हैं कि वहाँ इंसानों के कोई निशान नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर्स का क्या। वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो बॉम्बिंग से बच गए और न सिर्फ बचे हैं बल्कि एकदम ठीक ठाक दिख रहे हैं। ये देखकर मेजर जनरल और दूसरे कमांडर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक खतरनाक न्यूज़ है। टोनोसाकी ड्रोन फीड से तुरंत अपडेट मांगती है। ऑपरेटर फुटेज उनके सामने खोलता है और वो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि उन मॉन्स्टर्स ने अपने आप को ब्लास्ट से बचाने के लिए असल में एक डिफेंसिव शील्ड बना लिया था। और भी हैरानी की बात यह है कि उन्हें एक्स रीजन में एक सिल्वर बालों वाला बंदा दिखता है जो बिल्कुल सोरा जैसा लगता है। तभी फुटेज खत्म हो जाता है
क्योंकि मॉन्स्टर्स ने ड्रोन को तबाह कर दिया। यहाँ गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स ने उनके कम्युनिकेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिसे देखकर तोनोसाकी पूछती है कि ये क्या हो गया। तभी उन्हें एक बात समझ में आती है। उसे लगता है कि शायद मॉन्स्टर्स को पता था कि उन्हें ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो काफी इंटेलिजेंट हो चुके हैं और उन्हें ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। ये देखते हुए ईस्टर्न कमांडर भी गैरिसन एरिया से सोल्जर्स के तुरंत इवैक्यूएशन का ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर है कि वो एक साथ पीछे हटें ताकि वॉल्स को मेंटेन किया जा सके और मॉन्स्टर्स उन्हें तोड़ न सकें। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब न्यूज़ मिलती है जिससे उन्हें डर लग जाता है। ऑपरेटर उन्हें और न्यूज़ रिपोर्ट करती है और कहती है कि मॉन्स्टर्स का टारगेट असल में वॉल्स नहीं बल्कि कुछ और है। टोनोसाकी क्यूरियस होती है कि वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं। तभी ऑपरेटर उन्हें बताती है कि मॉन्स्टर्स का टारगेट एरिया B22 है। ये वही जगह है जहां मिस्टीरियस हंटर गायब हुआ था। ये सब सुनकर कमांडर्स को लगता है कि उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा। तभी टोनोसाकी तुरंत अपने ड्रोन्स को उसी लोकेशन पर भेजने का ऑर्डर देती है ताकि उन्हें और फुटेज मिल सके कि मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ मत्सूरा वहां सोरा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक बॉम्बिंग के बाद भी सोरा सही सलामत है। पहले तो वो समझ नहीं पाता कि क्या रिएक्शन दे, क्योंकि उसने पहले कभी इतना पावरफुल हंटर नहीं देखा था। लेकिन वो बस खुश है कि वो जिंदा है, जबकि सोरा उसे याद दिलाता है कि वो बहुत जल्दी खुशियां मना रहा है क्योंकि मॉन्स्टर्स अब भी जिंदा हैं और शायद वो उन पर अटैक करने वाले हैं। अचानक एक ड्रोन उनकी तरफ आकर गिरता है, लेकिन सोरा मत्सूरा की जान बचा लेता है। यहाँ तक कि उसका प्राइवेट भी हैरान है कि ये यहाँ कैसे आया और सोचता है कि क्या मॉन्स्टर्स ने ड्रोन पर अटैक किया या कोई और बात है। लेकिन सोरा बिल्कुल बेफिक्र है। तभी वो मॉन्स्टर्स के एक ग्रुप को उनकी तरफ आते हुए देखता है। दूसरी तरफ मत्सूरा का ये देखकर होश उड़ जाता है क्योंकि उनका सामना लेवल 50 से ऊपर के मॉन्स्टर्स से होने वाला है। ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर ग्रुप है जिसके कॉलोसल लीडर का पावर लेवल 90 तक है। और तो और न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद भी उन मॉन्स्टर्स पर एक खरोंच भी नहीं आई। अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मत्सूरा अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि सोरा बिल्कुल चिल है और वो कुछ और सोच रहा है। वो सोचता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन हरामखोरों को नहीं मार सके तो उन्हें मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी खुद लेगा। तभी वो जंप करने के लिए रेडी होता है और दूसरे सोल्जर को छुपने के लिए कहता है। और एक फ्लैश में सोरा मॉन्स्टर्स के सामने से ऐसे गुजर जाता है जैसे वो उसके लिए कार्डबोर्ड के पीसेस हों। सबसे पहले वो उनके कॉलोसल लीडर को टारगेट करता है। उसके पास आते ही मॉन्स्टर उस पर अपने एक अटैक से वार करता है, लेकिन इस अटैक का सोरा पर कोई डैमेज नहीं होता, बल्कि सोरा मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, बिल्कुल एक पावरफुल बेयर बॉय की तरह जो बिल्कुल भी नहीं हिलता। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर के चेहरे को टारगेट करता है और एक पावरफुल पंच मारने के लिए रेडी होता है। अटैक कनेक्ट होता है और लिटरली एक ही वार में सोरा उस जायंट मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। लेकिन सोरा को एकदम शॉक होता है जब वो उसी लड़के से टकराता है जो ड्रोन फुटेज में देखा गया था। शॉक वाली बात यह है कि सोरा इस मिस्टीरियस बंदे की प्रेजेंस को फील भी नहीं कर सका। वो बिल्कुल सोरा का लंबे बालों वाला डुप्लीकेट लगता है। इस मिस्टीरियस बंदे के पास शायद कोई मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी है। और तभी सोरा हैरान होता है ये देखकर कि किस तरह उसने जायंट मॉन्स्टर को जिंदा किया और दोनों उसे शैतानी नजर से घूरने लग जाते हैं। ये सीन देखकर किसी की भी बॉडी कांप उठेगी। उसके बाद वो सोरा को एबिस का कीड़ा कहता है और सोरा को उसकी पावर्स वापस करने का कहता है। लेकिन सोरा को बिल्कुल नहीं पता कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। वो स्ट्रेंजर बस उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि सोरा ने दूसरों की पावर चुराई है, इसलिए इस जुर्म की सजा के तौर पर अपनी जान से हाथ धोना होगा। अचानक जमीन से ढेर सारे स्पीयर्स निकलते हैं, लेकिन वो सोरा की स्किन को डैमेज करने के लिए काफी नहीं है। वो सोचता है कि अगर ये उसके अटैक्स इस लेवल के होंगे तो ये सब सोरा के लिए बहुत आसान होने वाला है। तभी जायंट मॉन्स्टर अपने हाथ से सोरा को कुचलने की कोशिश करता है और मिस्टीरियस आदमी की नजर एक और ड्रोन पे पड़ती है। उस ड्रोन को देखकर वो सोचता है कि क्या वो उस पे नजर रख रहे हैं। यहाँ सोरा एक हीरो बना हुआ है, उसे जरा भी डर नहीं लगता और वो भागने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि एक हाथ से उस जायंट का हाथ पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर से और पावर यूज करने का कहता है क्योंकि उसे मारने के लिए इससे कहीं ज्यादा पावर चाहिए। ये कहते हुए सोरा तेजी से एक और अटैक लॉन्च करता है, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो बंदा अचानक हवा में गायब हो जाता है और किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। उस मिस्टीरियस फिगर ने लड़ाई छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान उसे मॉनिटर करें। वो आसमान में छोटे छोटे ड्रोन्स के होने से परेशान होता है। तभी वो एक मॉन्स्टर को ड्रोन को गिराने का ऑर्डर देता है। उसके बाद वो हर एक मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि वो इस एरिया के हर सर्वाइवर को खत्म कर दे। उस ड्रोन को असल में एक बंदा कहीं छुपकर ऑपरेट कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अपना एक मिशन पूरा कर लिया। उसने इस बात का पता लगाना था कि मॉन्स्टर्स ने अपना रास्ता क्यों बदला। अब उसे पता चल चुका है कि ये सब एक बंदे की वजह से है जिसने बॉम्बिंग जोन के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर ग्रुप को अकेला ही निपटा दिया। वो बंदा अपने कमांडर को इन्फॉर्म करना चाहता है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर उसकी लोकेशन ढूंढ लेता है और अंदर घुसकर तबाही मचाता है। ये कमीना मॉन्स्टर शैतान की तरह हंसता है और इन वीक इंसानों की मौत का मजा लेता है। इस सिचुएशन को देखकर सोरा को मत्सूरा की वो रिक्वेस्ट याद आती है जो उसने पहली दफा मिलने पर उससे की थी।
उसने कहा था कि उसे सोरा जैसे हंटर्स की हेल्प चाहिए। और तो और सोरा तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी। वो सोल्जर अब भी अपनी गाड़ी को दोबारा चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। एक बार फिर सोरा इस भयानक लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स के ग्रुप को खत्म करने के लिए पहले उनके लीडर को टारगेट करना होगा और लोगों की जान बचाने के लिए सोरा से जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स को मारना जरूरी है। तभी कोलोसल मॉन्स्टर सोरा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा उस अटैक को रोक देता है। उसे फील होता है कि मॉन्स्टर की पावर्स उस मिस्टीरियस बंदे के साथ मिलने के बाद काफी बढ़ गई हैं और तभी वो बंदा जमीन के शैडो से बाहर निकलता है। लेकिन इस बार सोरा हैरान है कि वो अपने ही डुप्लीकेट को देख रहा है। ये मिस्टीरियस इंसान एक पावरफुल ब्लैक ऑरा छोड़ता है। वो इतना भयानक होता है कि इसे देखते ही सोरा भी समझ सकता है कि ये उसके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। उसका दुश्मन आगे बढ़ता है और सोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा का लक अच्छा होता है और वो उस स्विंग से बच जाता है और बदले में न सिर्फ वो अपने दुश्मन का हाथ तोड़ देता है बल्कि उसकी डार्क सोर्ड भी पकड़ लेता है। इसके साथ ही सोरा उसका हाथ काटने के लिए जल्दी से वो तलवार चलाता है, लेकिन उसका अटैक वेस्ट हो जाता है क्योंकि इससे पहले कि अटैक सही से कनेक्ट हो उसका दुश्मन कहीं और गायब हो जाता है, डार्क ब्लेड की पावर को फील करते हुए। सोरा को लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि ये पावर एबिस की एनर्जी से मैच हो रही है। सोरा जब उसकी तलवार ले लेता है तो वो मिस्टीरियस बंदा गुस्सा हो जाता है और सोरा को चोर कहता है जो सिर्फ दूसरों की पावर चुराता है। लेकिन सोरा जल्दी समझ जाता है कि ये लड़ाई एक अटैक में खत्म नहीं होगी और उसके लिए अभी सबसे जरूरी काम उस सोल्जर को सेफली यहाँ से निकालना है। तो वो मत्सुरा से पूछता है कि क्या उसे ऊंचाई से डर तो नहीं लगता। ये कहकर वो लिटरली उसकी कार उठाकर ले जाता है। उसे जाते देख मिस्टीरियस फिगर उस पर एक खतरनाक डेथ बॉल छोड़ता है जैसे ड्रैगन बॉल में गोकू फेंकता था और कहता है कि पावरफुल लोगों का मिशन सबसे पावरफुल बनना होता है, न कि कमजोर लोगों को बचाना। ये कहकर वो सोरा की तरफ अटैक कर देता है। सोरा समझ जाता है कि इस तेज अटैक से भागना पॉसिबल नहीं, तो वो कार को नीचे रखता है और सीधा इसका सामना करने का फैसला करता है। वो अपनी सारी एनर्जी को एक ही पंच में डाल देता है। जैसे ही उसका पंच उस अटैक से कनेक्ट होता है तो वो डेथ बॉल बस गायब सा हो जाता है और उसके अंदर अपना असली कोर सेंटर में दिखा देता है। सोरा जब उस अटैक से निपटने की कोशिश में बिजी होता है तभी मत्सुरा की कार पर काफी सारी शैडो स्पाइक्स का हमला हो जाता है। सोरा जल्दी से उसे कार से बाहर निकलने का कहता है, लेकिन मत्सुरा की डर के मारे जान निकली जा रही है। डर के मारे उससे हिला भी नहीं जाता और तभी वो कांटे उस कार को हर दिशा से पूरी तरह छेद देते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उस गाड़ी के अंदर बैठा इंसान भी मर चुका होगा। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस आदमी सोरा को याद दिलाता है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आराम से उसके अटैक से निपट सकता है। वो साथ ही कहता है कि उसने मत्सुरा को जान से नहीं मारा बल्कि उसने उसे अपना एक पपेट बना दिया है। वो मत्सुरा की लाश पर अपनी नेक्रोमेंसी स्किल को यूज़ करता है। ये कमीना इंसान चाहता है कि सोरा अपने हर प्यारे इंसान को खोने का डर फील कर सके। वो कहता है कि अबिस के सीड चुराने के लिए ये उसकी सज़ा है। ये सीन उसे कगावा की याद दिलाता है कि कैसे वो हाई स्कूल में कमज़ोरों को तंग करके एंजॉय करता था। ये शैतान ही उस कगावा से अलग नहीं जो वीक लोगों को मारकर एंजॉय करते हैं। तभी सोरा का दुश्मन एक खतरनाक ऑब्सिडियन स्टॉर्म छोड़ता है जिसमें बिजली जैसे तेज स्पाइक होते हैं जो सोरा की स्किन को जलाते हुए डैमेज करते जाते हैं। लेकिन सोरा अब खेलना बंद करता है और वो सीरियस हो जाता है। उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि इस तरह के लोग हमेशा बुरे ही होते हैं और उन्हें मारना ही बेहतर होता है। एक ही पंच से वो मत्सुरा की गाड़ी को रोकने वाले स्पाइक्स को तबाह कर देता है और मत्सुरा को भी पकड़ लेता है। लेकिन बदकिस्मती से मत्सुरा अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उसे शैतानी नज़र से देखता है और उसे ढेर सारे पंचेज मारता है। सोरा ये देखकर बहुत दुखी होता है और उसे गाड़ी के अंदर बंद कर देता है। उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि एक बेकसूर सिपाही को इस सब का सामना करना पड़ा और अपनी जान देनी पड़ी। आखिर में उसका ध्यान उस कमीने की तरफ जाता है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। वो एक पावरफुल पंच लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन पहले की तरह उसके ये सारे अटैक्स उसके दुश्मन की अजीब स्किल की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहे और बेकार जा रहे हैं। मिस्टीरियस आदमी एक और डार्क सोर्ड को अंधेरे से बाहर खींचता है और सोरा को ताना मारता है कि वो अबिस की असली पावर को कभी फील नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बकवास खत्म होने से पहले ही सोरा उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। वो अब भी सोचता है कि उनके पावर लेवल्स के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। अपने मास्टर को बचाने के लिए कोलोसल मॉन्स्टर बीच में आ जाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी ये सोचकर हैरान होता है कि सोरा ने उस पर अटैक कैसे कर लिया और न सिर्फ अटैक किया बल्कि उसे ढेर सारा डैमेज भी पहुंचाया और वो उस पर और अटैक्स करने के लिए आ रहा है। सोरा के ये मॉन्स्टर जैसे मूवमेंट्स देखकर उसका दुश्मन समझ जाता है कि अबिस का इस कीड़े ने असल में अपनी असली पावर को अनलॉक कर लिया है। अचानक सोरा गायब हो जाता है और उसके ब्लाइंड स्पॉट से बाहर निकलता है और उस बंदे को खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक लोड करता है। लेकिन खुशकिस्मती से मिस्टीरियस दुश्मन जंप करता है और अटैक से बच जाता है। सोरा उसे कहता है कि भले ही वो अपनी स्किल्स की वजह से उसके अटैक से बच सकता है, लेकिन कोलोसल मॉन्स्टर तो इतनी तेजी से नहीं भाग सकता। ये कहकर वो एक पावरफुल अटैक करके उसकी बॉडी को एक ही बार में काट देता है।
इस पावरफुल पंच से उस कॉलोसल का जिस्म पूरा कट जाता है, लेकिन शैडो टेंड्रिल्स उसकी बॉडी को दोबारा से जोड़ देते हैं, इसलिए सोरा का अटैक करना बेकार है। ये देखकर सोरा एक अलग तरीका अपनाता है और उसके मेन कोर पर अटैक करता है और मॉन्स्टर के सबसे वीक बॉडी पार्ट्स को टारगेट करता है। वो उसकी वीक स्पॉट से होते हुए मॉन्स्टर के कोर से कनेक्शन तोड़ने में कामयाब हो जाता है और इस तरह उस कमीने जायंट मॉन्स्टर की मौत हो जाती है और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। जायंट के मरने के बाद सोरा अपने मेन टारगेट पर ध्यान देता है और कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ चुका है। उस मिस्टीरियस फिगर को लगता है कि उसके लिए अब प्रॉब्लम बनने वाली है, तो वो अपनी शैडो यूनिटी स्किल छोड़ने की कोशिश करता है, जो एक अब्जॉर्प्शन स्किल की तरह काम करती है और आसपास के एरिया के सारे मॉन्स्टर्स की लाइफ फोर्स को चूस लेती है और उसे उसके अंदर डाल देती है। ये स्किल यूज करके वो और भी भयानक होने लगता है। मॉन्स्टर्स से आने वाली एनर्जी इतनी इंटेंस है कि सोरा के कपड़े भी जलने लगते हैं, लेकिन सोरा को कुछ नहीं होता। ये सारा सीन एक अजीब एंडिंग में खत्म होता है, क्योंकि ये टेक्निक पावर बढ़ाने के लिए नहीं, बस भागने के लिए यूज की गई थी। सोरा को इस बात की खुशी है कि उसके माँ बाप की पिक्चर सेफ है। ये उसके बाद वो जल्दी से मत्सूरा की हालत चेक करने जाता है, लेकिन बदकिस्मती से मत्सूरा उसकी तरह लकी नहीं था, तो सोरा उसकी रिस्पेक्ट के लिए मत्सूरा का डॉग टैग ले लेता है और उसे एक अच्छा फ्यूनरल देता है, क्योंकि वो अपनी हिम्मत की वजह से ये सब डिजर्व करता है। वो कहता है कि वो मत्सूरा के इस काम को वेस्ट नहीं होने देगा और पूरा करके रहेगा। तभी उसे उस मिस्टीरियस बंदे का ख्याल आता है जिससे उसका सामना हुआ था। वो सोरा के लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। अब उसे हर सेकंड सावधान रहना होगा, क्योंकि वो एक ऐसे दुश्मन के सामने है जो शैडोज की टेक्निक्स यूज करता है। और तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने जाते हुए कहा कि वो सोरा के लिए जरूरी हर इंसान को मार देगा। सोरा को समझ नहीं आता कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। इसका मतलब है कि चाहे जो भी हो, सोरा को जल्द से जल्द शेल्टर तक पहुंचना होगा। वो अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तेजी से निकल जाता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद आखिरकार वेस्टर्न कमांडर और उसके आदमी लोकेशन की सही तरह से जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो किसी भी क्लू या सर्वाइवर के लिए वहां खोज शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये देखकर शॉक होता है कि सारे मॉन्स्टर्स का ग्रुप पहले से ही गायब हो चुका है। वेस्टर्न कमांडर को जब जायंट मॉन्स्टर की लाशें दिखती हैं तो वो समझ जाती है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। ये देखकर वो उन्हें तुरंत रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। उसे इस बात का पूरा यकीन है कि यहाँ एक मिस्टीरियसली पावरफुल हंटर की फाइट जरूर हुई है, जिसके बारे में कगूरा ने भी बताया था। ये बंदा न सिर्फ बॉम्बिंग के इफेक्ट को सह पाया, बल्कि उसने अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को तबाह कर दिया। वो बिल्कुल एक वन मैन आर्मी की तरह है। एक सोल्जर अचानक रिपोर्ट करता है कि उन्हें ड्रोन का एक वर्किंग मेमोरी कार्ड मिला है, जिसमें उन्हें शायद इस फाइट की फुटेज मिल सकती है। वो उस फुटेज को रिव्यू करने लग जाते हैं और तभी वो मत्सूरा और उस मिस्टीरियस हंटर को डेंजरस फील्ड में एंटर करते हुए देखती है। बाकी सोल्जर्स भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और तभी वो हाई लेवल मॉन्स्टर्स के मरने के बाद मिलने वाली लूट देखकर हैरान हो जाते हैं। ऐसा नज़ारा उन्हें रोज देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि सोल्जर उस लूट देखकर लालची हो जाता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने कुछ स्पेशल नहीं देखा, लेकिन उसका साथी तुरंत बीच में आ जाता है और कहता है कि उन्होंने काफी इंप्रेसिव लूट ढूंढ निकाला है। तभी उनकी टीम में से किसी ने लूट चुराने की कोशिश की, जो कि एक जुर्म है। ये सुनते ही सोल्जर एक सोल्यूशन ऑफर करता है कि उन्हें सब आपस में डिवाइड कर लेना चाहिए। इसके जवाब में येलो बालों वाला बंदा कहता है कि उसे सिर्फ मिस्टिकल गोल्डन बॉक्स चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन वो ये बॉक्स ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक लेजेंडरी आइटम हो सकता है। येलो बालों वाला बंदा अपने उस शातिर साथी को समझाते हुए कहता है कि वो उनका सीनियर नहीं है और वो उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। ये सुनकर वो डर जाता है और इस तरह उस येलो बालों वाले सोल्जर के हाथ एक लेजेंडरी रेलिक लग जाता है। आखिरकार सोरा शेल्टर 6 तक पहुंच जाता है। सोरा वहां देखता है कि सर्वाइवर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। ये देखकर वो हैरान और खुश होता है कि उन पर किसी टाइप का अटैक नहीं हुआ। सोरा जब आगे बढ़ता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं जब वो एक 12 पैक वाले श्रेडेड बॉडी बिल्डर को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं, लेकिन सोरा बस अपने ख्यालों में खोया हुआ है। वो सावधानी से आसपास देख रहा है, क्योंकि वो मिस्टीरियस शैतान किसी भी फॉर्म में छुप सकता है और उसे अब तक यहाँ किसी पावरफुल इंसान की प्रेजेंस फील नहीं हुई, क्योंकि अगर यहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ तो कोई भी इस जगह को आसानी से तबाह करके सबको मार सकता है। अचानक उसका सामना एक बंदे से होता है जिसकी आंखों पर पट्टियां लगी हुई हैं। सोरा को उम्मीद नहीं थी कि गोजो सातोरू का बेटा जुजुत्सु काइसेन से यहाँ आ जाएगा, लेकिन आखिर वो उसके सामने आ गया। वो बंदा अंदाजा लगाता है कि सोरा शायद बाहर से आया होगा। सोरा उसकी बात से अग्री करता है तो उस बंदे को सुकून मिलता है। वो सोरा को यकीन दिलाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ सोरा से कुछ पैसों के बदले कुछ इन्फॉर्मेशन खरीदने आया है। उसे बस इतना चाहिए कि सोरा उसके ढेर सारे सवालों का जवाब दे दे। सोरा ये सुनकर हैरान है कि पैसा अब भी यूज हो रहा है। वो जवाब देने के लिए अग्री करता है, लेकिन सवाल पूछने से पहले वो उस बंदे को रोकता है। सोरा जानना चाहता है कि एक मंक यहाँ उससे इतने रॉयल तरीके से बात क्यों कर रहा है। बिलावजा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने पर सोरा को शक होता है। उसे लगता है कि ये बंदा शायद फेक या कोई कॉस्प्लेयर है, जो सच निकलता है क्योंकि वो बंदा सबके साथ ही ऐसा ड्रामा करता है। वो उसके लिए सिर्फ एक हॉबी है। सोरा फिर पूछता है कि क्या उसकी आंखें सच में खराब हैं या वो उन पर भी ड्रामा कर रहा है।
उसकी ये बात सुनते ही ये बंदा दिखने में घबरा जाता है। वो अपना ब्लाइंडफोल्ड उतारता है और बताता है कि उसे कुछ टाइम पहले ही एक आई डिजीज़ हुआ है। लेकिन बात ये नहीं, असल में सोरा उसकी आंखों से एक डरावनी लाइट फील कर सकता था, भले ही उनके आगे ब्लाइंडफोल्ड क्यों न लगा हो। वो बिल्कुल गोजो साटोरू की तरह है। वो सोचता है कि इस अंधे बंदे के पास अपनी पावर छुपाने का एक रीज़न है, लेकिन उसे कंफर्म हो जाता है कि शेल्टर में सच में एक पावरफुल बंदा छुप रहा है। जो भी हो, वो उसके सवालों का जवाब देने के लिए खुशी से अग्री करता है। ये सुनते ही कॉस्प्लेइंग मंक बाहर की दुनिया के इवेंट्स के बारे में पूछता है। अंधे को ये बात पता है कि काफ़ी सोल्जर्स वॉल्स पर जमा हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन बाहर जोरदार धमाके हुए हैं तो वो आदमी सोरा के पर्सपेक्टिव से जानना चाहता है कि बाहर क्या हुआ है। सोरा उससे जान छुड़ाने के लिए एक बात सोचता है। वो एकदम पर्सनालिटी स्विच करता है और समझाता है कि वो बस धमाके की आवाज़ सुनकर भागा और यहाँ आ गया। ये बात अंधे बंदे को हैरान करती है क्योंकि वो जानता है कि सोरा भी उसकी तरह अपनी पावर छुपा रहा है, लेकिन वो इतनी बात सुनने से खुश हो जाता है और बस चला जाता है। सोरा हैरान होता है कि उसने इतनी आसानी से उस बंदे को बेवकूफ़ बना दिया और सोचता है कि क्या इस दुनिया में ऐसे और भी पावरफुल लोग हैं। उसे अजीब लगता है कि कोई भी उससे उसके बारे में नहीं पूछ रहा, जो काफ़ी चिंता की बात है। वो सोचता है कि क्या इंसान अब भी उतने ही वीक हैं। थोड़ी देर बाद वो बंद दुकान के बाहर उस अंधे मंक से लिए हुए पैसे के साथ फुल स्वैग में आता है। फिर वो अपने असली मिशन पर वापस जाता है और अपने माँ बाप को ढूंढने लग जाता है। वो इसके लिए पुराना तरीका यूज़ करता है और आसपास के लोगों से पूछना शुरू करता है। तो वो आराम से एक औरत के पास जाता है और पिक्चर दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसने उस कपल को देखा है। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर पर नज़र डालती है, वो एकदम डर जाती है और अनजान बनकर भाग जाती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ नहीं पता। सोरा को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है और उसकी रिएक्शन से वो हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस शेल्टर में हर इंसान सावधान है, तो वो अगले रैंडम बंदे से पूछने के लिए उसकी तरफ जाता है। लेकिन जिस तरह सोरा उसे घूर रहा है, वो बंदा एकदम डर जाता है और उसे याद दिलाता है कि अब टाइम पहले जैसा नहीं है, इसलिए उन्हें सारी प्रॉब्लम्स बातों से ठीक करनी होंगी। सोरा फिर अपनी फैमिली फोटो उसके चेहरे के सामने रखता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। एक बार फिर वो आदमी फोटो में लोगों को देखकर डर जाता है और उससे पूछता है कि सोरा उनका क्या लगता है। सोरा बताता है कि वो असल में उनका बेटा है, जो साफ तौर पर झूठ लगता है क्योंकि उनकी शक्लें एक दूसरे से ज़रा भी नहीं मिलती। अचानक वो बंदा सोरा पर अटैक करने के लिए अपने मुक्के रेडी करने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। अचानक एक ट्रक कहीं से आता है और लिटरली सोरा को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा बिना हिले खड़ा रहता है और उस ट्रक को बिना पीछे देखे रोक देता है। उसे ट्रक की ज़रा भी परवाह नहीं है और वो वापस बंदे से सवाल पूछने लगता है। वो आदमी सोरा को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने एक बड़े ट्रक को बिना किसी भी प्रॉब्लम के इतनी आसानी से रोक लिया। तभी वो बंदा डर के मारे पर्सनालिटी स्विच करता है और आराम से उसे रास्ते के डायरेक्शंस बताता है। सोरा वहां से जाने का कहता है और उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करता है। वो बंदा उसे हाथ हिलाकर जवाब देता है और साथ ही वो सबको सोरा के बारे में बताने के लिए दूसरी दिशा में भागता है। जब सोरा उस जगह की तरफ चल रहा होता है तो वो सोचता है कि एक रैंडम बंदा उसके परिवार के घर के बारे में कैसे जानता है। वो सोचता है कि उसका बाप सोशल टाइप का बंदा था और सबके साथ अच्छाई करता था, इसलिए हो सकता है सब उसे इस वजह से जानते हों। उसकी माँ भी ऐसी ही थी और इसी वजह से इस दुनिया में अच्छे लोगों का फायदा उठाया जाता है। सोरा कसम खाता है कि इस बार अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। बहुत देर बाद वो स्ट्रीट के कोने तक पहुंचता है, एक बड़े घर के सामने खड़ा होता है और शॉक होता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। सोरा नॉक करने का डिसाइड करता है और तुरंत ही अपने डैड की आवाज़ पहचान लेता है। लेकिन जब बंदा दरवाज़ा खोलता है, सोरा एक याकुजा टाइप बंदा देखकर हिल जाता है जो उसे घूर रहा होता है। सोरा समझाने की कोशिश करता है कि वो उनका बेटा है। इस बात से उसके डैड के स्पाइन में सर्दी सी दौड़ जाती है और वो शॉक हो जाता है। डैड वही शॉक्ड खड़ा रहता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। शॉक के बावजूद दोनों अंदर चले जाते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल चुपचाप देखते हुए, बिना कुछ बोले। शुक्र है मॉम ट्रे में चाय लेकर आ जाती है और टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, इतना कि बातचीत स्टार्ट हो सके। डैड बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा पॉइंट पर आता है। कह देता है कि सोरा कितना बदल गया है, जैसे कोई बिल्कुल नया बंदा बन गया हो। लेकिन वो ये भी मानता है कि इंसान समय के साथ बदल जाते हैं। फादर को डर है कि कहीं लड़का कोई बहरूपिया ना हो, इसलिए उसने अपने रूम में गार्ड भी रखा था। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो गार्ड सब संभाल लेगा। पर उन्हें ये नहीं पता कि सोरा को पहले से ही पता है गार्ड छुपा हुआ है। जब सोरा अंदर आया तो उसने तुरंत छुपे हुए गार्ड को देख लिया था, पर घबराने के बजाय उसने थोड़ा सुकून का सांस लिया। कम से कम कोई तो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब फादर सीक्रेट्स निकालने के लिए और भी ज्यादा प्रेशर डालता है, सोरा सोचता है इसे एक अच्छा सबक सिखाए। वो ऐसे राज बताने लगता है जो सुन के बूढ़ा हिल जाए, जैसे उस टाइम की बातें जब वो चुपके से सॉय बॉय बैलेट और कुकिंग क्लासेस अटेंड करने जाता था। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी एकदम शॉक में चला जाता है। फादर का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, यकीन नहीं होता कि ये उसका बेटा ही है। पॉइंट क्लियर करने के लिए सोरा कैजुअली बोलता है कि वो सेक्रेड फैमिली सोर्ड जो जनरेशन से संभाली हुई है वो फेक है।
ये बात सुनकर फादर और ज्यादा हिल जाता है। फिर तो और भी जूसी डिटेल्स निकालने लगता है, एक के बाद एक पूरी पोल खोल देता है उस आदमी की जो हमेशा खुद को बड़ी चीज बताता था। सिक्योरिटी गार्ड को भी समझ आता है कि ये बंदा बस बड़ी बड़ी बातें किया करता था। फादर और बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका टफ गाय एक्ट टूट जाता है और वो तुरंत सोरा की तरफ भागता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने सोरा को जितना हो सका हर कोने तक ढूंढा, हर किसी से पूछा, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन अपने मिसिंग सन को ढूंढने के लिए। अब जब सोरा वापस घर है तो बूढ़ा बिल्कुल टूट जाता है और सोरा कैजुअली उसके चमचे का जिक्र कर देता है। गार्ड को भी समझ आता है कि वो फादर जिसे वो जानता था, जो शेडी बिजनेस में खून खराबा हैंडल करता था, असल में अंदर से एक इमोशनल पूकी है। हेंचमैन सच्चाई देख के हिल जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर लड़का उसे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। अब बेचारा टेबल पर बैठा है, उसे क्लियरली वार्निंग मिल रही है कि जो कुछ सुना है उसके बारे में मुंह बंद रखे। टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। फिर से मॉम एंट्री लेती है, परफेक्ट टाइमिंग के साथ सब संभाल लेती है। तभी फादर चुपके से ऊपर वाले को थैंक्स कहता है कि सोरा ने उसकी फार्टिंग हैबिट नहीं खोल दी। इतनी सारी हंगामे के बाद सोरा फाइनली फील करता है कि यही घर है, पर पीस ज्यादा देर नहीं रहता। फादर के आदमी पैनिक में वहां आ जाते हैं, नर्वसली रिपोर्ट देते हैं कि कोई सफेद बालों वाला आदमी टाउन में आया है जो सोरा के फादर का पूछ रहा था। शुरू में तो चोरों को पता भी नहीं चलता कि सोरा उनके बॉस के साथ बैठा है, पर जैसे ही समझ आता है उनमें से एक को तो हार्ट अटैक आने वाला होता है। डरते डरते हकलाते हुए वो वार्निंग देने लगता है कि वो ग्रुप में है और सोरा को कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए, पर वो बोल भी नहीं पाता पूरा। सोरा एक सेकंड में उसके घुटनों को पकड़ लेता है। बंदे की तो लिटरली वहीं पर सूसू निकलने वाली होती है। सिचुएशन संभालने के लिए फादर बीच में आता है और सबको बताता है कि ये लड़का उसका खोया हुआ बेटा है जो 5 साल से मिसिंग था। वो सोरा का लेवल बताने ही वाला होता है, पर फ्रीज हो जाता है समझ के कि उसे खुद नहीं पता सोरा का लेवल क्या है। बिल्कुल मेरे डैड की तरह जो नहीं जानते मैं कौन सी क्लास में हूँ। तब सोरा आगे आता है और कैजुअल स्टाइल में बोलता है कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये सुनकर चोर हिल जाते हैं। सबको पता है कि बिना सिस्टम के कितना भी ट्रेनिंग कर लो लेवल 10 से आगे नहीं जा सकते। सब सोचने लगते हैं कि ये तो पक्का वीक ही होगा, पर फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ये वही बंदा है जिसने ट्रक को ब्लॉक कर दिया था, जो लेवल 10 वाला बंदा सोच भी नहीं सकता। उनके चेहरे देखकर सोरा कहता है कि चलो तुम लोग खुद अपने सिस्टम से मेरी इन्फो चेक कर लो। एक चोर बोलने लगता है, समझाने लगता है कि मॉन्स्टर लेवल्स कैसे काम करते हैं और इंस्पेक्ट स्किल लो लेवल हंटर्स के पास नहीं होती। अच्छा हुआ फादर के पास वो स्किल है तो वो खुद आगे आता है टेस्ट करने के लिए। सब टेबल के अराउंड जमा हो जाते हैं और लड़का शांत से अपनी माँ के पास खड़ा होता है, जो प्राउडली कहती है कि उसे अपने बेटे की स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है। पर जब फादर वो स्किल यूज करता है, सिस्टम एक रिजल्ट शो करता है। अननोन सब हिल जाते हैं। इसका मतलब है सोरा के पास सिस्टम नहीं है, या फिर वो इतना पावरफुल है कि स्कैन फेल हो रहा है। पहला थ्योरी जल्दी ही रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका नाम तो आता है, और 5 साल तक अकेले इतनी मुश्किल कंडीशंस में जिंदा रहना सब कुछ कह देता है। ये समय फादर को रियलाइज होता है कि उसकी स्किल समझ नहीं पा रही कि उसका बेटा किस लेवल पे पहुंच गया है। पूरा रूम शॉक में जम जाता है। तब माँ टेंशन तोड़ती है, बस खुश होती है कि उसका बेटा घर वापस आ गया है। उसे पता है कि सोरा ने बहुत कुछ सहा होगा 5 साल तक लावारिस की तरह जीते हुए। जब वो अपना हाथ सोरा के चेहरे पर रखती है, सारी यादें वापस आ जाती हैं, वो दर्द, वो पेन, सब कुछ। और बस उसी मोमेंट में आंसू गिरने लगते हैं। पूरी एटमॉस्फेयर हैवी हो जाती है, इमोशनल हो जाता है सब कुछ। उन दोनों को स्पेस देने के लिए फादर अपने आदमियों को जल्दी से बाहर भेज देता है। जब सब शांत हो जाता है, हमारा हीरो प्यार से माँ से अपने बड़े भाई रीकू के बारे में पूछता है। थैंकफुली माँ बताती है कि रीकू ठीक है, अब भी मिलिट्री में सर्विस कर रहा है। पहले माँ सोरा के ब्रदर को कॉल करने वाली होती है, लेकिन वो अभी फ्रंट लाइंस पे लड़ रहा है तो अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ये सुन के वो मान लेता है कि उसे अपने भाई की याद आती है और क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या उसकी माँ भी अवेकन हुई है। माँ हाँ में सिर हिलाती है, बताती है कि वो एक हीलर है जो क्लेरिक के नाम से जानी जाती है, इतनी पावरफुल की प्रोफेसीज भी दे सकती है। सोरा इंटरेस्ट से पूछता है कि क्या वो उसे चेक कर सकती है, पर माँ मना कर देती है। फिर भी वो शेयर करती है कि उसकी क्लेरिक पावर्स ने कभी एक प्रोफेसी दी थी कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी एक बफ वाइस चीफ आता है ब्लैक कपड़ों में आदमियों के साथ, बिल्कुल रेडी फॉर बिजनेस। सोरा का फादर उस बंदे को खुले दिल से वेलकम करता है, उसे जीरो बोल के इंट्रोड्यूस करता है जो यूनाइटेड गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है। पर जल्दी ही जीरो के सीरियस चेहरे को देख लेता है और पूछता है क्या पता लगाया। वाइस चीफ बताता है कि टाइगर्स रोर गिल्ड का आर्मी से कनेक्शन है। समझाता है कि मिलिट्री का एक कलेक्टर जो बड़ा ही खड़ूस बंदा है, इंस्पेक्शंस के टाइम गिल्ड्स के दिए मॉन्स्टर बॉडीज में हेरा फेरी करता रहा, उन्हें हाफ पॉइंट्स देता है। जब डिटेल में चेक किया गया तो सारी गड़बड़ टाइगर्स रोड तक ट्रेस हुई। ये सुनकर सोरा का फादर समझ जाता है कि कुछ बड़ा चल रहा है, पर वो ये भी जानता है कि वो चुप नहीं बैठ सकते और अपने टाउन का फ्यूचर रिस्क में नहीं डाल सकते। वो वाइस कैप्टन को रेस्ट लेने बोलता है, फिर अपनी सोर्ड बुलाकर डिसाइड करता है कि टाइगर्स रोड के पास खुद जाएगा, उन्हें याद दिलाने के लिए कि यूनाइटेड गिल्ड कोई हल्के नहीं है। इसी बीच सोरा सब कुछ अपने रूम से सुन लेता है।
उसकी स्ट्रेंथ ने उसका हियरिंग भी बूस्ट कर दिया है। और अब उसे याद आता है कि जिस बुली को उसने मारा उसके आदमी भी टाइगर्स रोड से जुड़े थे, इसलिए उसके फादर का उनके पास अकेले जाना उसे सही नहीं लग रहा। जब वो लोग निकलने लगते हैं, सोरा रिक्वेस्ट करता है कि वो भी चले। उसका फादर उसे वाइस कैप्टन से इंट्रोड्यूस करता है, जो तुरंत सोरा का लेवल पूछ लेता है। जब फादर बताता है कि उसके पास सिस्टम नहीं है, वाइस कैप्टन थोड़ा टेंशन में आ जाता है। बिना सिस्टम के सोरा 3 दिन भी वहां नहीं टिक पाएगा, सिर्फ बोझ बनेगा। रिस्पेक्ट के साथ वो सजेस्ट करता है कि सोरा घर पर ही रेस्ट करे। उसके पेरेंट्स भी अग्री कर लेते हैं। वो लोग सोरा को अभी भी एक नॉर्मल लड़का समझ रहे हैं। ये सोरा के लिए आसान है कि सब उसे वीक ही समझें। वो ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ गया तो उसे अपनी पावर्स छुपाकर ही अपने पेरेंट्स को बचाना पड़ेगा। इसलिए अभी के लिए वो मान जाता है कि वो घर पर ही रुकेगा। गैंग निकल जाती है, उनकी आंखों में आग। क्लियरली टाइगर्स रोर गिल्ड से अपना बदला लेने का मूड है। सोरा को थोड़ा डाउन देख के उसकी माँ प्यार से उसे समझाती है। कहती है कि सब उसकी सेफ्टी के लिए है और कि उसे हमेशा विजन्स आते हैं जिसमें उसका फादर सेफली घर लौट आता है। सोरा, जो गिल्ड के मिलिट्री कनेक्शन को जानता है, शक करता है कि अब सब कुछ और भी बिगड़ने वाला है। वो अपनी माँ से टाइगर्स रोर और उनके ग्रजेस के बारे में पूछता है। माँ समझाती है कि उसके फादर ने अपनी गिल्ड मिलिट्री के साथ कोऑपरेशन के लिए शुरू की थी और वो जल्दी ग्रो हुई क्योंकि इसके मेंबर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स थे। गिल्ड लूट, मॉन्स्टर क्लीनअप और 4 साल तक शांति बनाए रखने में मदद करती रही। पर कुछ महीने पहले सब बदल गया जब टाइगर्स रोर ने आके उनके शेल्टर के पास कैंप लगा लिया। तब लड़ाइयां शुरू होने लगीं। आर्मी टाइगर्स रोड पर डिपेंड करती है टावर क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो स्ट्रांग है, इसलिए कोई उन्हें चैलेंज नहीं करता। उनके पास अवेकेंड मेंबर्स भी हैं जो टावर कॉन्स्टलेशंस एजरास के द्वारा चूज किए गए हैं। इन कॉन्स्टलेशंस की पावर लगभग डिवाइन है। जो भी उनके ट्रायल्स पास करे उसे वो पावर मिलती है। और टाइगर्स रोड के पास सबसे ज्यादा एजरास हैं। वहीं उनकी गिल्ड के पास एक भी नहीं है, जो उनके लिए सब और मुश्किल बना देता है। इतना सब बताने के बाद माँ उसे बोलती है कि अब रेस्ट करे और फ्रेश हो जाए, और ऑफर करती है कि उसकी बैक वॉश कर देगी। जब माँ चली जाती है, हमारा बंदा अपना डिटेक्शन स्पेल यूज करके एग्जिट लोकेट करता है और बिना किसी टेंशन के खिड़की से कूद के अपने फादर की मदद करने चला जाता है। तब भी माँ उसे रोकती नहीं है, बस मुस्कुराकर कहती है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं। सोरा का फादर सकुया अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ टाइगर्स रोर गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच ऊपर से देखते हुए सोरा नोटिस करता है कि सेंटर के अराउंड सब कुछ पिच ब्लैक है, जो उसके लिए जगह लोकेट करना इजी कर देता है। पर तभी उसे चक्कर आने लगता है, जो अजीब है क्योंकि अबिस फ्रैगमेंट के बाद से तो उसे कभी सर्दी भी नहीं हुई। तभी वो क्रीपी आवाज वापस आती है, कहती है वो बच नहीं पाएगा। वो इधर उधर कंफ्यूज्ड होकर देखता है। उसे वो बंदा आसपास सेंस नहीं होता, मतलब वो बंदा शेल्टर 6 में ही था। एक और डिजी स्पेल लगता है। आवाज रिपीट करती है कि उसने उसकी सोल पे सोल मार्क कर दिया है। जब सोरा उस जगह पंच मार देता है जहां उसे उस बंदे का सिर दिख रहा होता है, वो बस एक और इल्यूजन निकलता है और आवाज गूंजती रहती है। तभी एक स्पॉटलाइट बीम रूफटॉप पर पड़ती है और सोरा समझ जाता है कि एनिमी को पता लग गया है। वो रियलाइज करता है कि उसकी चिल्लाने की आवाज की वजह से उन्हें पता चला और भाग लेता है। एक और छत पर लैंड करने के बाद उसे फिर से वो अजीब फीलिंग आती है। वो सोचता है कि क्या वो लाइट के पड़ने से गायब हो गई थी, और टेस्ट करने के लिए वो सीधा स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हो जाता है और वो फीलिंग गायब हो जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि बस 7 सेकंड्स अंधेरा ही काफी है सोल मार्क एक्टिवेट होने और वो अजीब डिजी फीलिंग लाने के लिए। और क्योंकि सिर्फ उसे ही दिखता है, पब्लिक में अजीब एक्ट करने की वजह से लोग उसे पागल समझेंगे। पर जब वो लाइट के नीचे चलता है, उसके सिर में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, लेकिन वो सोल मार्क गायब हो जाता है और वो विजन्स रुक जाती है। इससे उसे समझ आता है कि दिन के टाइम उसे लाइट ही प्रोटेक्ट करती थी, पर अब रात है तो वो क्रीपी फिगर जो पहले देखा था अब कोई सरप्राइज अटैक मार सकता है। उसे पता है कि अब उसे बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा और अपने डैड को भी ढूंढना होगा। वो स्ट्रीट्स पे चल रहा होता है खुद से ही बात करते हुए, और लोग उसे अजीब नजर से देख रहे हैं। एक पासिंग कार भी कंफर्म कर देती है, सच में वो एक पागल जैसे ही लग रहा है। हमारे हीरो को याद आता है कि उसके डैड भी खतरे में हो सकते हैं। यूनाइटेड गिल्ड आर्मी बेकार है और टाइगर्स रोड से टक्कर लेना मतलब सीरियस प्रॉब्लम इनवाइट करना। इस सब सोच के सोरा पक्का डिसाइड कर लेता है कि अपने माँ बाप को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करेगा। सोचते सोचते उसके डैड का ग्रुप कहाँ होने वाला है। उसके दिमाग में डैड की बातें गूंजती हैं कि कैसे वो सब कुछ बिना वायलेंस के सेटल करने की सोचता था, और वो सोचता है कि क्या वो अपनी बात पे टिका, पर उसके थॉट्स कट हो जाते हैं। उसे अपने डैड का टीममेट बिल्डिंग के सामने खड़ा दिखाई देता है, जो उसके फादर को सोर्ड निकालने को कह रहा है। बिना किसी हेजिटेशन के बंदा सोर्ड स्विंग करता है पूरी ब्रूटल फोर्स के साथ, एक नाम चिल्लाते हुए, सुचिता आगे आ और सामना कर। वो स्विंग सिर्फ चैलेंज नहीं है, वो पूरे बिल्डिंग को काट के रख देता है। सोरा लिटरली शॉक में जम जाता है। ये देख के हमारा भाई कैजुअली एक गार्ड के पास जाता है और पूछता है कि क्या उनका बॉस हमेशा ऐसा ही होता है। गार्ड सीधा खड़ा होकर प्राउडली कहता है कि बॉस हमेशा ही इतना एग्रेसिव है, ये उनका फाइट शुरू करने का स्टाइल है। सोरा को याद आता है कैसे डैड ने पहले कहा था कि सब कुछ बिना वायलेंस के सेटल करेंगे, पर गार्ड उसे तुरंत सही करता है, समझाता है कि तब से बहुत कुछ बदल गया है। उनके हिसाब से आर्मी अब इन फाइट्स में पड़ती ही नहीं, उनके हिसाब से जल्दी काम निपटाने का यही तरीका है। ये सब सुनते ही सोरा का दिमाग वापस उस मंक की यादों में चला जाता है।
जो इतना शांत था पर उसकी असली पावर कभी दिखाता नहीं था। जैसे ही वो उसके बारे में सोचता है, वो मंक यूकियो एक बिल्डिंग के टॉप पर अपीयर होता है, कहीं मिलिट्री कैंप के पास, एक बड़े गिरे हुए मॉन्स्टर को देखता हुआ। यूकियो की शार्प आईज उस क्रीचर को स्कैन करती है, उस मॉन्स्टर का हाई लेवल पहचान लेता है। पर जो उसका ध्यान खींचता है वो ये है कि कोई उसे इतनी आसानी से मार गया। इस चीज का प्रूफ कि दुनिया में अब भी कुछ लोग सच में बहुत पावरफुल हैं। वापस स्ट्रीट्स पर साइलेंस एक लाउड बैंग से टूट जाता है। सुचिता गुस्से में बाहर निकलता है, साकुया पर चिल्लाते हुए कि उसने ऐसा क्यों किया। सोरा का फादर भी उसे हार्श वर्ड्स में ग्रीट करता है, पर सुचिता बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा, सीधा चैलेंज कर देता है, अगर उसे हटाना है तो सीधा मार के दिखाए। ये चैलेंज सुनते ही सोरा का फादर तुरंत गुस्से में आ जाता है। वो अपनी सोर्ड एक शार्प मोशन के साथ बाहर निकालता है। इसी बीच वो बड़ा बंदा दांत पीस रहा होता है और डर के मारे चुपके से दुआ कर रहा होता है कि कोई बीच में आकर ये सब रोक दे। उसे पता है सकुया को बहुत ज्यादा पुश किया जा चुका है। जब ट्रैश टॉक चलती रहती है, सोरा का फादर आगे बढ़ता है, एक स्विफ्ट स्विंग के साथ अटैक लॉन्च करता है, पर उसका अटैक लैंड होने से पहले ही एक ग्लोइंग कॉन्स्टलेशन शील्ड उसे ब्लॉक कर लेता है। पर यह सब तो पहले से सेटअप था। टेंशन और बढ़ जाता है जब मिलिट्री का बंदा ओसामू सामने आ जाता है। यूनाइटेड गिल्ड के मेंबर्स लिटरली शॉक हो जाते हैं। सोरा भी सोच में पड़ जाता है, सोचता है ये मिलिट्री वाला बंदा यहाँ क्या कर रहा है। उसे बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोगों की हैवी प्रेजेंस फील होती है और पूरा सीन अचानक बहुत बड़ा लगने लगता है। इसी बीच ओसामू धीरे से सोरा के फादर की तरफ आता है और आर्टिकल 15 का बताता है, जो साफ कहता है कि शेल्टर्स में फाइट्स मना है और जो तोड़ता है उसे डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। ये सब एक पूरा प्लान था सकुया को प्रोवोक करके अरेस्ट करने का, ताकि उसके बाद उसे कस्टडी में लेकर उसका खेल खत्म कर सके। पर सोरा को समझ नहीं आता कि मिलिट्री इस सब में क्यों पड़ रही है। दूसरी तरफ सोरा का फादर सिचुएशन को ठंडा करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो इस बात पे जोर देता है कि वो फाइट नहीं कर रहा था और इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है कि उसने किसी के साथ फाइट की। पर ओसामू बिल्कुल भी नहीं हिलता और बिल्डिंग पे लगे स्लैश मार्क की तरफ इशारा करता है, जो लड़ाई का एविडेंस है। लेकिन साकुया, जो बहुत तेज दिमाग का है, सिचुएशन को स्पिन कर देता है और सीधे मुंह पर झूठ बोलता है कि वो बस बिल्डिंग रेनोवेट कर रहा था। पर मिलिट्री वाला बंदा नो सुनने नहीं आया है, उसने पहले ही सब सोच लिया था। बिना टाइम वेस्ट किए वो सिग्नल दे देता है। एक सेकंड में सोल्जर्स हर जगह से निकल आते हैं, विंडोज से झांकते हुए, गन्स रेडी, और सब सकुया पे लॉक कर लेते हैं। ये सब देख के सकुया के आदमी उसे फाइट करने के लिए कहते हैं। वो सब रेडी है मिलिट्री स्क्वाड से भिड़ने के लिए, पर सकुया शांत रहता है, उस मिलिट्री वाले पर नजर टिकाए हुए। वो बंदा भी कोई इजी टारगेट नहीं है, असैसिन है, लेवल 63, उसे सीधा टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। पर फिर सकुया की नजर सुचिता पर पड़ती है और वो तुरंत सोच लेता है कि उसे हॉस्टेज बनाकर निकल सकता है। वो चुपके से सोर्ड निकालता है, पर वो बड़ा बंदा समझ जाता है और तुरंत अपना शील्ड उठा लेता है। कॉन्फिडेंट होता है कि उसका शील्ड लेवल 65 वॉरियर जैसे सकुया का अटैक भी रोक लेगा। जैसे जैसे सीन और टेंस होता जाता है, ओसामू प्रेशर और बढ़ा देता है। सकुया को वार्निंग देता है कि सरेंडर करे वरना अपने कॉमरेड्स भी खो देगा। बॉस थोड़ा रुकता है, एक मोमेंट के लिए लगता है वो आगे बढ़कर फाइट करने वाला है, पर फिर सबको शॉक करते हुए वो अपनी सोर्ड नीचे कर देता है। वो डिसाइड करता है कि वो सरेंडर करेगा। यूनाइटेड गिल्ड के मेंबर्स बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, खास तौर पे वाइस कैप्टन, जो सोचने लगता है कि क्या पहले का वो सोर्ड स्लैश बस शो ऑफ था। पर कैप्टन जानता है उसकी और सकुया की बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। उसे पता है कि जब बॉस अपनी सोर्ड ड्रॉप करता है वो एक्चुअली अटैक के लिए रेडी होने का सिग्नल होता है। और जैसे ही सोर्ड जमीन को टच करने वाली होती है, सकुया अचानक से फुल फोर्स में सुचिता पर चार्ज करता है। साथ ही पीछे कैप्टन एक स्पेल चैनल करना स्टार्ट कर देता है। वो बड़ा बंदा एक पल के लिए हिल जाता है, पर फिर भी कॉन्फिडेंट होता है कि उसका शील्ड सब संभाल लेगा। पर फिर कैप्टन का मैजिक सकुया के पैरों के नीचे से एक्सप्लोड करता है। बड़े बड़े पत्थर उठ के एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। एक सेकंड में वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, हाइट और मोमेंटम लेकर, और फुल पावर के साथ अटैक करता है, उस बड़े बंदे को ऑफ गार्ड पकड़ के। अटैक उसका शील्ड तोड़ के रख देता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, एक भारी थड के साथ। इसी बीच वाइस कैप्टन स्पेल यूज करके अपनी साइड कवर करता रहता है और सोरा का फादर बिल्कुल एक पागल की तरह बिना सोचे समझे अटैक करता जाता है, जिससे सोल्जर्स फायर खोल देते हैं। जल्दी से रिएक्ट करते हुए वाइस कैप्टन एक बैरियर स्पेल डाल देता है, एक अर्थ वॉल, बिल्कुल टाइम पे, जो सुचिता और सोरा के फादर को बुलेट्स के शावर से अलग कर देती है। पर जब बॉस सुचिता को पकड़ के भागने ही वाला होता है, अचानक फ्रीज हो जाता है। ओसामू तुरंत उसके सामने फ्लैश करता है और एक सेकंड में सुचिता को उससे छीन लेता है। पता चलता है असैसिन ने उस ब्रोकन शील्ड पर मैजिक मार्क छोड़ रखा था और वॉल के शैडोज में अपनी स्टेल्थ स्किल के साथ छुपा हुआ था। लेवल 63 का वो बंदा। ये मूव बॉस को बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। हॉस्टेज चला गया तो सोरा के फादर का प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है और ये सब देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। सोल्जर्स भी फ्रीज हो जाते हैं। वो लोग कंफ्यूज्ड होकर ओसामू को बुलाते हैं, पर उसे समझ नहीं आता जब तक वो मुड़ के नहीं देखता और वो चीज नहीं देखता जिसे सब घूर रहे हैं। सोरा, जो उनके पीछे खड़ा होता है, उसके अराउंड डार्क एनर्जी भयानक वेव्स में रेडिएट हो रही होती है। ओसामू तुरंत समझ जाता है कि ये बंदा उनका दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। बिना सोचे समझे वो अपनी पॉइजन की बोतल निकाल लेता है, जो टाइगर्स रोर ने स्पेसिफिकली लेवल 90 बॉसेस को गिराने के लिए रखी होती है।
वो आगे बढ़कर सोरा की तरफ डैगर्स फेंक देता है और एरिया में घना पर्पल स्मोक छोड़ देता है। साकुया की आंखें डर से फैल जाती हैं अपने बेटे के लिए जब वो पॉइजन फॉग फैलती है, और ओसामू एक हल्की सी सुकून की सांस लेता है, सोचता है शायद पॉइजन कम से कम साकुया के इस पावरफुल टीममेट को खत्म कर देगा। पर फिर सोरा उनके पीछे आ जाता है, दोनों को उनके कॉलर से मॉन्स्टर्स ग्रिप में पकड़ के। तब उन्हें समझ आती है कि वो अब किसी इंसान से नहीं, एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं।